हेलो स्टूडेंट्स, दिव्यज्ञान एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि एक करंट का मैराथन वीडियो आपको और दिया जाएगा। फर्स्ट वीडियो और ये सेकंड वीडियो यदि आप दोनों देख लेते हैं तो ये पूरी उम्मीद की जाती है कि आपके यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने 1 ईयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, सब कुछ हमने दोनों वीडियोज़ में डाल दिया है। आप क्या करिएगा, कल परसों जिस दिन आपका पेपर है 22 को और 21 को, 21 और 22 2 दिन आप केवल और केवल करंट पढ़िएगा। क्योंकि पूरा साल कुछ बच्चों को छोड़कर मैक्सिमम बच्चे करंट नहीं पढ़ते हो, पेपर के टाइम ही पढ़ते हैं। लेकिन करंट आपका बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं और 8 से 10 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन से बाहर कर देंगे। तो आपको ज़रा से भी लापरवाही नहीं करनी है। तो बहुत कम समय में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन दिए गए हैं और जो भी हमने आपको वीडियोज़ डाले हैं क्वेश्चन के, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर अच्छा होगा। इसी के साथ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज भी एक करंट का दूसरा वीडियो है। अगर आप बात करेंगे, कल जहाँ पे हमने ब्रेक किया था अपनी क्लास, वो ओलंपिक खेल से चल रहा था। ओलंपिक खेलों के बारे में हमने आपको बताया था, ठीक है। वही के आगे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह गए थे, यहाँ पे हमने उसको मेंशन कर दिया है आपके लिए। देखिए बेटा कि अगर बात करेंगे, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? तो भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? तो आपका सन 1920 सही हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 1920 वाला जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, यह ओलंपिक का 12वां संस्करण था और इसका आयोजन जो हुआ था आपका बेल्जियम में किया गया था, एंटवर्प बेल्जियम में किया गया था। तो आपको इतना क्वेश्चन याद रखने हैं इसे कि 1920 में किया गया था। यह ओलंपिक का आपका 12वां संस्करण था। और दूसरा आपका कैसा ओलंपिक था? ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। आपको शीतकालीन ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के क्वेश्चन ध्यान करके करना होगा कि पूछ क्या रहा है, शीतकालीन ओलंपिक पूछ रहा है या ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है, ओलंपिक पूछ रहा है या पैरा ओलंपिक पूछ रहा है, आप अच्छे से क्वेश्चन करके ही उसको टिक करिएगा। ये नहीं कि जैसे पूछा ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने जीता है या पैरा ओलंपिक में कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, रजत पदक किसने जीता है, आपको एक नाम पता है बस टिक कर दिया। क्वेश्चन पढ़िए कि वो पूछ क्या रहा है। आते हुए क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि कठिन क्वेश्चन सबके लिए कठिन है, लेकिन आते हुए क्वेश्चन जो है वो आपको सिलेक्शन से बाहर कर देंगे। अगर आप बात करेंगे, भारत ने पहली बार, अभी जो ऊपर हमने आपको क्वेश्चन बताया वो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात हो रही है। अगर यहाँ आप देखेंगे, अगर यहाँ आप देखते हैं, भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में जो हिस्सा लिया था आपका, वो 1964 में लिया था और इसका आयोजन इंसब्रूक ऑस्ट्रिया में किया गया था। इंसब्रूक ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में बेटा डिफरेंस है, ये दोनों अलग अलग देश हैं। तो ये आपका ऑस्ट्रिया यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। फिर अगर बात करेंगे आप ओलंपिक में कितने छल्ले होते हैं, तो आप देखते हैं ओलंपिक में अलग अलग कलर के 5 छल्ले होते हैं, ठीक है। ये छल्ले होते क्या हैं? अगर बात करेंगे तो हमने आपको लिख दिया है नीचे कि ओलंपिक लोगों में विभिन्न रंग के छल्ले होते हैं। ये छल्ले क्या करते हैं? ये विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक लोगों में जो आपके लाल, काला, पीला, हरा, इस कलर के आपके छल्ले होते हैं। फिर अगर आप देखेंगे, नीला भी आपका एक कलर का छल्ला होता है, ठीक है। नीला, काला, लाल, पीला, हरा, ये आपको इतना याद रखना है। ये भी पूछ सकता है आपको विकल्प देकर, 4 विकल्प में आपको कलर दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा कलर ओलंपिक छल्लों में नहीं होता है, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा। इस कलरों की अगर आप बात करेंगे तो नीला कलर जो आपका होता है वो यूरोप को, काला कलर आपका अफ्रीका को, लाल कलर अगर आप देखेंगे अमेरिका को, पीला कलर आपको एशिया को और हरा कलर आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को व्यक्त करता है। याद कैसे करोगे? याद करने की ट्रिक देखिए, कैसी ट्रिक। पहले अगर देखेंगे, अगर आप बात कर रहे हैं काला, तो काला किसको व्यक्त करता है? अफ्रीका को। तो अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं? अफ्रीका के लोग बेटा है बहुत काले होते हैं। वेस्ट इंडीज़ के लोग आप देख लीजिए, साउथ अफ्रीका के लोग देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ के लोग बहुत काले होते हैं और बहुत गरीब देश है। गरीबता के कारण यहाँ अगर देखोगे बहुत सारे इनका रंग भी इनका काला होता है, तो अफ्रीका काला, ठीक है। फिर आप देखेंगे लाल कैसे याद करेंगे? तो अमेरिका हमेशा देखिए गुस्से से लाल पीला रहता है। कोई बात होगी विश्व में, ये पहले लाल हो जाता है गुस्से से।
भारत पाकिस्तान के बीच कुछ विवाद हुआ है, अमेरिका लाल हो जाएगा, बीच में टांग लड़ा देगा। ठीक है, तो आपको लाल याद हो गया। फिर अगर आप देखेंगे पीला एशिया, एशिया कैसे याद करेंगे, तो आप बात करेंगे चाइना की एक नदी है जिसको पीली नदी बोला जाता है आपको। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एशिया को क्या है आपका पीला। ठीक है, दूसरी बात अगर देखेंगे, ठीक है, दूसरी बात अगर आप देखते हैं हरा कलर, आप देखेंगे हरा कलर, तो हरा कलर किसको व्यक्त करता है आपको ऑस्ट्रेलिया को। आपको अगर तीन याद रहते हैं, काला अफ्रीका, लाल अमेरिका, ठीक है, पीला आपका एशिया, हरा ऑस्ट्रेलिया, तो जो आपका बचा नीला आपका क्या हो जाएगा, नीला आपका यूरोप हो जाएगा। कैसे देखो नीला बेटा कैसे याद करोगे, नीला यूरोप, आपको पता होगा बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी, यूरोप की कंपनी थी। तो यूरोप की कंपनी जो ईस्ट इंडिया की थी उसने क्या किया था, भारतीयों को जबरन नील की खेती करने के लिए बाध्य किया था। ठीक है, बंगाल में प्रसिद्ध आपका 1860 के आसपास जो है आपका प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, 1807 में ही नील आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो आपको यूरोप से नील को याद रखना है, आपको याद हो जाएंगे। फिर अगर आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ल्यूशाने स्विट्जरलैंड। कहाँ स्थित है आपका, ल्यूशाने स्विट्जरलैंड। जो स्विट्जरलैंड देश है यहाँ पे आपके बहुत सारे मुख्यालय स्थित हैं। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सब बताएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप इतना याद रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, ल्यूशाने स्विट्जरलैंड में है। इसका काम क्या होता है, यही आपके ओलंपिक खेलों का आयोजन कराती है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन कराता है, तो IOC कराती है। फिर आप देखेंगे अगर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, तो आपके थॉमस बॉक हैं, थॉमस बॉक। कैसे याद करोगे, थॉमस बॉक है, बॉक। मतलब इतने सारे हमने ओलंपिक के बारे में इतना कुछ बकबक किया है, हो सकता है आपके क्वेश्चन में आ जाए, तो बक से याद कर लेना। ठीक है, हमने बकबक किया है, ठीक है, तो अब इससे याद कर लेना बक ओलंपिक अर्थात क्या है, ओलंपिक के ये अध्यक्ष हैं। फिर अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की आधिकारिक भाषा क्या है, अगर आप इसकी बात करते हैं आधिकारिक भाषा की। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसकी दो आपकी आधिकारिक भाषाएं, भी पूछ सकता है पहला क्वेश्चन, कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं आपकी, दो आधिकारिक भाषा है, एक आपकी अंग्रेजी है और एक आपकी क्या है, फ्रेंच है। तो ये भी आप याद रखिएगा। IOC के बारे में कुछ क्वेश्चन जो हमने बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, जो आपके इस बार के ओलंपिक है, टोक्यो ओलंपिक है, जापान में आयोजित किए जा रहे हैं, तो आपको जापान के बारे में भी कुछ चीज़ें याद रखनी है। अगर आप बात करेंगे जापान की, तो ये एशिया महाद्वीप का आपका देश है। ठीक है, आपके रूस के नीचे साइड में अगर आप देखेंगे उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के ऊपर के आसपास, तो यहाँ आपका रूस स्थित है। आपका रूस स्थित है, उसी के बगल में नीचे साइड में आपका ये जापान है। ठीक है, दूसरी बात है अगर जापान की आप बात करेंगे, तो जापान अगर आप बात करेंगे तो एक छोटी सी कंट्री है आपकी। ठीक है, छोटा सा देश है आपका, ऐसे मान सकते हैं कई टुकड़ों में आपका छोटे छोटे खंड में है। तो आपको अगर देखेंगे जो जापान है मुख्यतः तीन द्वीपों पर बसा है, होशो, होकाइडो, शोकोयो। ठीक है, होशो ये आपको याद रखना है बेटा, आपके पूछा गया था पेपर में, होशो, होकाइडो, शोकोयो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे अगर जापान की बात करेंगे, जापान एशिया महाद्वीप में, वो भी पूर्वी एशिया में महाद्वीप में स्थित है। दूसरा, फिर अगर आप बात करेंगे जापान किस महासागर में स्थित है, तो आप बात करेंगे प्रशांत महासागर में, मेनली पश्चिमी प्रशांत महासागर में, लेकिन आपको प्रशांत महासागर याद रखना है। ठीक है, फिर आप देखेंगे जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है, होशु। हमने आपको बताया अभी, होशो, होकाइडो, शोकोयो। चाहे आप होशो बोले चाहे होशु बोलिए, ठीक है बेटा, आपका प्रोनाउंसिएशन है। अलग अलग लोग का अगर वो लोग बोलेंगे तो होंशु, क्योंकि उनकी भाषा ही अलग है, हम लोग इसको होंशो बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि चाइनीज़ भाषा, यहाँ की भाषाएं अलग है हमारी भाषाओं से, तो उच्चारण इसका अलग अलग, लेकिन बात अर्थ वही है आपका। ठीक है, तो जापान की राजधानी टोक्यो होंशो द्वीप पर स्थित है और यह सबसे बड़ा शहर भी है आपका। ठीक है, फिर आप देखेंगे जापान की करेंसी या जापान की मुद्रा क्या है का, तो आपकी जापानी येन है। फिर आप देखेंगे जापान के प्रधानमंत्री कौन है प्रेजेंट में, तो योशिहिदे सुगा है। कैसे याद रखोगे, योशिहिदे सुगा, तोता पहली बार प्रधानमंत्री बना है, सुगा मतलब तोता, तो तोता पहली बार आपका प्रधानमंत्री बना है। वाह, कहाँ, जापान का। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, जापान के प्रधानमंत्री। फिर आप देखेंगे किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है, या निप्पोन के नाम से, दोनों याद रखिएगा। निप्पोन वाला आपसे पूछा है कई बार, तो निप्पोन के नाम से जाना जाता है या सूर्योदय का देश कहा जाता है आपका, तो क्या हो जाएगा आपका, जापान आंसर से हो जाएगा। इतनी बातें आपको जापान से संबंधित याद रखनी है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा अगर आप बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे वेट लिफ्टिंग, अगला बात है बेटा वेट लिफ्टिंग की 49 किलोग्राम कैटेगरी में मीराबाई चानू ने सिल्वर जीतकर भारत को पहला मेडल दिलाया है। इतना याद रखिएगा, पहला मेडल किसने दिलाया है आपकी, तो मीराबाई चानू ने दिलाया है। क्या बेटा, तो वेट लिफ्टिंग किस खेल से संबंधित है, देखो ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी क्या करता है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ये भी पूछ लेता है, किस राज्य से संबंधित है ये भी पूछ लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए कई क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो गए, कौन कौन से। फिर आप देखोगे मीराबाई चानू क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा, ये भारत का पहला मेडल है इस खेल में जो आपके ओलंपिक हो रहे हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे क्या कहा है, वेट लिफ्टिंग में, वो भी 49 किलोग्राम कैटेगरी में, तो किससे संबंधित है आपकी ये, वेट लिफ्टिंग से। फिर अगर आप देखोगे वही इस प्रतिस्पर्धा में चीन की जी होऊ ने स्वर्ण पदक जीता है। मतलब यही आपकी वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता की जो बात करेंगे, इन दोनों की अगर आप तुलना करेंगे, भारत ने इसमें क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। जबकि उसी इस प्रतिस्पर्धा में तो चीन की ही आपकी जी होऊ ने क्या किया है, स्वर्ण पदक जीत लिया है, ठीक है। तो चूंकि मीराबाई चानू से ज़्यादा इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ज़्यादा इसकी वैल्यू है, इसलिए मीराबाई चानू क्या करेंगी, जी। तो आपको क्या याद रखना है, मीराबाई चानू के ऊपर क्या है, जी है, जी होई हो, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ओलंपिक में जीत के बाद मीराबाई चानू को राज्य में एएसपी बनाया गया है। किस राज्य में बनाया गया, अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 को इम्फाल, मणिपुर की राजधानी है, अर्थात मणिपुर राज्य में हुआ था। तो कहाँ का एएसपी बनाया गया है, तो जाहिर बात है आपको मणिपुर का एएसपी बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जन्म कब हुआ था, किस राज्य से संबंधित है ये, तो मणिपुर राज्य से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हम लिख के दे देते हैं बेटा, ठीक है, आएगा और आएगा, ठीक है। फिर आप अगर देखेंगे इनका पूरा नाम क्या है, मीराबाई चानू का, तो इनका पूरा नाम है शाई खोम मीराबाई चानू, ये भी आपको याद रखना है। फिर अगर देखेंगे इनके पिता का नाम क्या है, शाई खोम कृति मैटोई है इनके पिता का नाम, और इनकी माता का नाम क्या है, शाई खोम तोम्बी, क्या है, शाई खोम तोम्बी। तो आपको क्या याद रखना है, सिर्फ आपको शाई खोम याद रखना है। शाई खोम कृति इनके पिता हैं और शाई खोम तोम्बी इनकी क्या है, माता है। तोम्बी और आपके क्या हैं, शाई खोम कृति, दो आप याद रखिएगा, ठीक है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर आप बात करेंगे विजय शर्मा की, अगर बात करेंगे आप विजय शर्मा, ये मीराबाई चानू के कोच हैं, ठीक है। विजय शर्मा मीराबाई चानू के क्या है बेटा, ये कोच का नाम है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। फिर अब बात करेंगे मीराबाई चानू की अन्य उपलब्धियां कुछ हैं यहाँ पर। अगर आप बात करेंगे, इसको आप मीराबाई चानू स्पेशल भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक आपको नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, दोनों के बारे में विधिवत से पढ़ लेना है, कहाँ जन्म हुआ, किस राज्य से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, कौन सा पदक जीता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप जो आपकी कहाँ हुई थी, सन 2017 में यूएसए में। इसमें इन्होंने क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक 48 किलोग्राम की कैटेगरी में। फिर आप देखेंगे राष्ट्रमंडल खेल सन 2018 में इन्होंने क्या किया था, स्वर्ण पदक जीता था 48 किलोग्राम की कैटेगरी में। फिर आप देखेंगे राष्ट्रमंडल खेल जो आपका हुआ था सन 2014 में ग्लासगो में, इसमें इन्होंने रजत पदक जीता था 48 किलोग्राम कैटेगरी में। फिर अगर आप बात करते हैं साउथ एशियन खेल सन 2016, ये आपके असम गुवाहाटी में हुआ था, यहाँ पर क्या था, स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। क्या आपका जीता था, ये स्वर्ण पदक। फिर अब ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि सन 2018 में, ठीक है, ये साउथ एशिया खेल आपका सन 2016 गुवाहाटी असम में हुआ था, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। फिर आप बात करोगे अगर सन 2018 में मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पूछा जाएगा। मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, सन 2018 में। अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो खेल से संबंधित सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिए हैं, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो भी आप याद रखिएगा, अभी कल भी हमने आपको बताया था वीडियो में। फिर आप देखेंगे मीराबाई चानू को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये भी आपके लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सन 2018। तो बेटा देखना दो क्वेश्चन, 18 में इनको क्या मिला था, पद्मश्री, और 18 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। फिर आप देखोगे अगर, फिर अभी आप देखोगे प्रेजेंट में इन्होंने क्या किया है, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है विश्व में, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ पे आपको याद रखने हैं, मीराबाई चानू, ठीक है। ये क्या हुआ, फिर अगर आप बेटा देखेंगे इसमें टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से, अगर आप बात करेंगे
तो 228 सदस्य भाग रहे थे, जिनमें 119 खिलाड़ी हैं, जिनमें 119 खिलाड़ी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि भारत की ओर से कितने सदस्य भाग लिए थे इसमें। तो भारत की ओर से आपके 228 सदस्य भाग लिए थे, जिनमें आपके क्या हैं 119 खिलाड़ी हैं। फिर अगर आप बात करोगे नीरज चोपड़ा, अब आपके नीरज चोपड़ा से संबंधित क्वेश्चन कुछ हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट दे सकते हो। नीरज चोपड़ा और भी किन किन लोगों ने पदक जीता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब नीरज चोपड़ा आपके स्वर्ण पदक जीते थे, तो तब तक अगर बात करेंगे आप, तो भारत ने 7 स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये तो कौन कौन से 7 पदक है, बस यही आपको याद रखना है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप बात करेंगे, अगर देखेंगे, पहला पदक मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में आपका जीता था, कौन सा, रजत पदक, अभी हमने आपको बताया है। दूसरा पदक अगर आप देखेंगे तो पीवी सिंधु, ये बैडमिंटन में इन्होंने जीता था। कांस्य पदक, देखो बेटा यहाँ पे कई क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं, किस खेल से संबंधित, वो भी आपको यहाँ पे देखिए कन्फर्म हो रहा है। पीवी सिंधु बैडमिंटन से, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, तीसरा पदक लवलीन बोरगोहेन, इन्होंने, ये महिला मुक्केबाज हैं, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता था, तो भी पूछ सकता है किस खेल से संबंधित हैं, तो मुक्केबाजी से। फिर आप देखेंगे चौथा पदक की बात करेंगे, भारतीय पुरुष हॉकी टीम में जीता था क्या आपका कांस्य पदक। बहुत अच्छी बात है कि जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है वो फिर से बहुत अच्छा प्रदर्शन करने लगी है। बीच में कुछ सालों पहले इसकी स्थिति में थोड़ा गिरावट हुआ था, ठीक है, लेकिन इस समय थोड़ा बहुत प्रदर्शन में इसके और सुधार हुआ है और अभी कुछ सुधार की जरूरत है, तो भी याद रखिएगा। बात करेंगे पुरुष हॉकी टीम में क्या जीता है आपका कांस्य पदक। फिर आप देखेंगे जो 5वां पदक जीता था वो आप बात करेंगे रवि कुमार दहिया ने जीता था, दहिया, ठीक है, रवि कुमार दहिया, ये क्या है बेटा, रेसलर है, रेसलर, इन्होंने क्या किया था, रजत पदक जीता था। फिर अगर बात करेंगे छठा पदक अगर देखेंगे तो बजरंग पुनिया है आपके, इनका पूरा नाम है बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया, ये भी आपके, इन्होंने क्या किया था, रेसलर है, इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ये भी आपको याद रखना है। फिर अगर आप देखेंगे 7वां पदक जो है आपका नीरज चोपड़ा ने जीता था, किसमें, भाला फेंक में, किसमें आपके भाला फेंक में जीता था, स्वर्ण पदक जीता था आपका, स्वर्ण पदक जीता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, क्योंकि कई साल बाद भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है, तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फिर अगर आप बात करेंगे नीरज चोपड़ा, कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ नीरज चोपड़ा से संबंध में इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। फिर आप बात करेंगे नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, अगर आप देखेंगे तो अभी हमने आपको बताया भाला फेंक, या इसी को बोला जाए जेवलिन थ्रो भी बोला जाता है, आपका क्या है, जेवलिन थ्रो, हिंदी में इसको भाला फेंक भी आप कह सकते हो, ठीक है। फिर अगर देखेंगे उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 87.58 मीटर का है, चेक के, फिर आप बात करोगे चेक के जाकुल वेदलेन में इन्होंने क्या किया था, 86.67 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे आपके, ठीक है। देखिए बात सुनिए, अगर बात करेंगे इनकी, तो जो ये स्वर्ण पदक जीते थे, इन्होंने कितने मीटर दूर भाला फेंका था, इतना याद रखना आप, तो 87.58 मीटर। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपके कौन थे, अगर बात करोगे, ये इनका नहीं बेटा, दूसरे व्यक्ति हैं, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। इसके साथ की अगर बात करेंगे तो चेक के जागुब, चेक आपका देश है, ठीक है, चेक एक देश है, चेक क्या है आपका, ये चेक देश के लिख सकते हैं, तो चेक देश के जाकूब वेदलेज ने 86.67 मीटर के साथ क्या हुआ था, दूसरे स्थान पे थे। पहले स्थान पे कौन थे आपके, 87.58 मीटर के साथ आपके नीरज चोपड़ा जी थे। ये भी आप याद रखिएगा, कितने मीटर फेंका वाला ये भी पूछा जाएगा आपसे, किस खेल से संबंधित है, जेवलिन थ्रो से। फिर अगर आप देखेंगे और भी कुछ लिखा गया है, 85.44 मीटर के थ्रो के साथ चेक के विस्तेस्लाव वेसेली, ये तीसरे नंबर पे थे आपके। इतना नहीं, आपको सिर्फ आपको फर्स्ट सेकंड याद रखना है। फिर आप देखेंगे अगर क्वालिफाइंग राउंड, बेटा देखिए मेन गेम खेलने से पहले आपका एक क्वालिफाइंग राउंड होता है, तो उसमें बात करेंगे नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाइंग राउंड में 86.65 मीटर का थ्रो किया था और अपने ग्रुप में पहले नंबर पर रहे थे, भी आपको याद रखना है। फिर आप देखेंगे अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं आपके, तो ये नीरज चोपड़ा। इससे पहले किसने जीता था आपके, अभिनव बिंद्रा ने जीता था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अगर बात करेंगे भारत का ओलंपिक एथलेटिक्स में ये पहला मेडल है। वहीं अगर आप बात करेंगे ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को 13 साल बाद दूसरा गोल्ड मेडल मिला है, मतलब इस साल की अगर बात करेंगे तो ये पहला गोल्ड मेडल है आपका। लेकिन अगर और बात करेंगे तो जो इस बार भारत को मेडल मिला है ये 13 साल बाद मेडल मिला है, इससे पहले कौन आपके अभिनव बिंद्रा जीते थे। फिर अगर बात करोगे और भी कुछ क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट दिए हैं, ठीक है। फिर अगर बात करेंगे बीजिंग ओलंपिक सन 2008 में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने का कारनामा दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने किया था। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है, क्योंकि भारत के इतिहास में कई सालों बाद इतना हो रहा है, तो आपके नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए हमने दोनों के क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो पूछ सकता है आपसे अभिनव जो आपके ये हैं अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है बेटा, तो देखोगे किस खेल से संबंधित है, तो शूटिंग के खेल से संबंधित है, शूटिंग। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है बेटा, फिल्म वाली शूटिंग नहीं, दिमाग में फिल्म वाली शूटिंग ना चले बेटा। ठीक है, बंदूक से जो निशाने लगाया जाता है उस शूटिंग से बेटा है या संबंधित है आपको। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर नीरज चोपड़ा से संबंधित हमें जो इंपॉर्टेंट लगे हैं हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट समझा और आपको नोट्स में अवेलेबल कराया है। नीरज चोपड़ा ने सन 2008 के जकार्ता, ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता था आपका, तो स्वर्ण पदक जीता था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये भी पूछ सकता है इससे पहले कब जीता था इन्होंने, तो सन 2018 के जकार्ता एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। फिर आप देखेंगे नीरज चोपड़ा की अगर आप जन्म की बात करते हैं, जन्म इनका तो 24 दिसंबर 1997 में हुआ था, अर्थात प्रेजेंट में 23 साल एज के हैं। ठीक है, कहाँ हुआ था, पानीपत हरियाणा में। ठीक है, पानीपत हरियाणा में। कहाँ आपका, अगर हिंदी में लिख लो बेटा तो हिंदी में लिख लो पानीपत हरियाणा में। पानीपत के युद्ध ही तो बेटा याद होंगे, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, पानीपत हरियाणा में। फिर अगर बेटा आप बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि नीरज चोपड़ा किस राज्य से संबंधित है, हरियाणा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। जन्म इनका कब हुआ था अगर बात करेंगे तो 1997 में हुआ था, 24 दिसंबर 1997 में, 23 साल एज के हैं। इतना आपको जरूर याद रखना है। नीरज चोपड़ा के कोच कौन है, ये भी आपके लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, उवे होवन। क्यों, क्योंकि अगर शिष्य ने सफलता हासिल की है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान गुरु का भी तो रहता है। ठीक है, लेकिन आजकल क्या हुआ है, आजकल अगर आप देखेंगे खासकर पढ़ाई के क्षेत्र में तो गुरु को ज्ञान का भंडार समझा जाने लगा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गुरु एक मार्गदर्शक होता है बेटा। अगर आप खुद पढ़ाई नहीं करोगे तो गुरु कितना भी आपको ज्ञान दे देगा, आपका भला नहीं होगा। गुरु सिर्फ एक मार्गदर्शक होता है कि आपको दिशा बता सकता है, इस दिशा में चलना, ऐसे पढ़ना, इस तरह से पढ़ना, आपको अच्छे नोट्स अवेलेबल करा सकता है, आपके साथ मेहनत कर सकता है दिन रात, लेकिन पढ़ना आपको ही है। पढ़ना आपको पड़ेगा, चलना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं चलते हैं तो कोई दूसरा आपकी जगह चला जाएगा, वो सफलता पा जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखिएगा। फिर अगर आप देखेंगे और भी कुछ नीरज चोपड़ा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा ने सन 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता था, तो स्वर्ण पदक जीता था। फिर अगर देखेंगे नीरज चोपड़ा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, सन 2018 में, ये भी याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे, फिर मीराबाई चानू का क्वेश्चन हमने आपको अभी ऊपर बता दिया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, दोबारा रिपीट हो गया है। फिर अगर आप बात करते हैं भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी की, अगर आप बात करते हैं, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में महिला एकल में कांस्य पदक जीता है। पीवी सिंधु ने कांस्य पदक मैच में चीन की ही विंग जियाओ को, ठीक है, 21-13 और 21-15 से हराया। ठीक है, 21-13 और 21-15 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु को 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी ये पीवी सिंधु हैं, ये ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। तो ये भी पूछ सकता है, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन सी आपकी, तो पीवी सिंधु है। ये आप क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर आप बात करेंगे भारत की लवलीना बोरगोहेन को टोक्यो ओलंपिक की महिला मुक्केबाजी की 69 किलोग्राम की स्पर्धा में तुर्की की मौजूद विश्व चैंपियन बुशेनाज सुमुल्नी के खिलाफ शिकस्त के साथ कांस्य पदक मिला। ठीक है, उनसे नीचे पायदान पर रही थी आपकी, इनको क्या दिया गया था, कांस्य पदक दिया था। फिर अगर आप देखोगे 1980 के बाद भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक में मेडल जीता है। ये भी आपको याद रखना, अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, कि 1980 के बाद ये पहली बार आपको हुआ है कि भारतीय हॉकी टीम ने क्या किया है, आपका कांस्य पदक जीता है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है। हमने बताया था भारतीय जो हॉकी टीम है उसमें कुछ गिरावट आई थी, अभी हाल ही में प्रदर्शन थोड़ा बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे, भारत के पहलवान रवि कुमार दहिया को ओलंपिक 20 के पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम के वर्ग में रजत पदक इन्होंने जीता है। ठीक बेटा, अगर देखोगे जो ओलंपिक है हर 4 वर्ष पे आयोजित होता है, तो आपका लास्ट जो था सन 2016 में आयोजित हुआ था।
तो इसको 20 में आयोजित होना था, लेकिन कोरोना की वजह से आपका ये डिले हो गया और 21 में आयोजित हुआ। तो ये 20 का ही टोक्यो ओलंपिक है जो 21 में आयोजित हुआ, इसलिए आपका यहाँ पे 20 लिखा है, ये भी याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे टोक्यो ओलंपिक में भारत के स्टार रेसलर आपके बजरंग पुनिया ने किर्गिस्तान के पहलवान को फ्री स्टाइल में हराया। बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है, भी याद रखिएगा। ओलंपिक में भारत ने अब तक कुल कितने पदक जीत लिए हैं बेटा? तो आपके 10, कितने आपके 10, इतना आपको याद रखना है, 10 पदक भारत ने जीते हैं, ठीक है, अब तक कुल पदक, तो भी याद रखिएगा। फिर अगर बात करते हैं, यहाँ पर आपका ओलंपिक स्पेशल समाप्त हो जाता है। फिर क्वेश्चन कुछ हमने यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट आपके लिए डाल दिए थे, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर अगर आप बात करोगे आप हमने कुछ दिवस की यहाँ पर इंपॉर्टेंट थीम बेटा आपके लिए डाल दी हैं जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कई क्वेश्चन में हमने देखा है कि थीम भी पूछी गई हैं आपकी इंपॉर्टेंट बेटा, इस करके इसको करेक्शन कर लेते हैं थोड़ा। और आप देखेंगे 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या है आपकी? तो रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। ये आपको थीम याद रखनी है, सिर्फ 1 लाइन में हम आपको बता दे रहे हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका क्या है? 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, थीम क्या है इसकी? मतदाताओं को सशक्त, सचेत, सुरक्षित और जागरूक बनाना। फिर आप बात करेंगे 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, क्या आपका वेटलैंड डे मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? आर्द्र भूमि और जल, आर्द्र भूमि और जल, वेटलैंड एंड वाटर्स। बेटा आप बात करेंगे ये आपका होता क्या है? आप देखिए कि अगर आप देखेंगे वेटलैंड्स की बात करेंगे तो ये जैव विविधता संपन्न क्षेत्र थे, लेकिन अत्यधिक यहाँ पर दोहन के कारण और भी बहुत सारी समस्याओं के कारण, पारिस्थितिकीय समस्याओं के कारण क्या हुआ है, इनका लगातार ये बेटा इनका विनाश हो रहा है। तो इनके संरक्षण के लिए क्या किया जाता है? इनको रामसर सम्मेलन के तहत आर्द्र भूमि वेटलैंड घोषित किया जाता है और इनके संरक्षण का काम किया जाता है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे 4 फरवरी बात करेंगे, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस की थीम आपकी क्या है? थीम है आपकी आई एम एंड आई विल, ये आपकी क्या है? ये थीम है, इसकी थीम है आपकी ये कैंसर दिवस की थीम है। फिर आप देखेंगे 11 फरवरी में बेटा क्या होता है? विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। इसकी अगर थीम की बात करेंगे तो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे महिला वैज्ञानिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटा। फिर अगर बात करेंगे 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की अगर थीम की बात करेंगे आपको तो फोस्टरिंग मल्टीलिंग्विज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। इतना आपको याद रखना है बेटा। जो आपकी ये थीम्स हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। आप वीडियोस देखिए, वीडियोस देखकर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उनको अपने पास रख लीजिए, उसको अच्छे से याद करके आप पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बेटा लाइट चली गई है, कुछ उजाले की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि अभी लाइट आ जाए, सर से इन्वर्टर चालू करवा देते हैं दूसरा भी, ठीक है। तो आप देखेंगे 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस की थीम क्या है? वन्य और आजीविका, सतत लोग और ग्रह, ये आपके वन्य जीव दिवस की थीम है। फिर आप देखेंगे 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपकी थीम क्या है? तो महिला नेतृत्व कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना, ये महिला दिवस की थीम आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आप देखेंगे 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण से निपटारा, ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप देखेंगे 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की थीम आपकी क्या है? तो हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, ये भी आप याद रखिएगा। फिर आप बात करेंगे 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस की थीम आपकी क्या है? आपकी तो लव स्पैरोज, स्पैरोज का मतलब गौरैया ही होता है, आपको यही इनकी थीम है। फिर आप बात करेंगे 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, इनकी थीम क्या है? फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पथ टू रिकवर एंड वेल बीइंग, ये आपको याद रखना है। फिर अगर आप देखेंगे ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपको पूछा गया था एक पेपर में, ठीक है। अब तक नाम हमें याद नहीं आ रहा, हमारे क्लास का एक बच्चा देने गया था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपका 22 मार्च को। इसकी थीम क्या है? आपकी थीम है पानी को महत्व देना। इतनी चीज़ें अगर आप याद रखते हैं तो आपके जो थीम वाले क्वेश्चन हैं आपके वो गलत नहीं होंगे।
और अब बात करेंगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट थीम है आपके लिए, यहाँ पर हमने नोट्स में आपको अवेलेबल करा दिए हैं, आप इनको भी पढ़ के जाइएगा पेपर में एक बार। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? सभी के लिए निष्पक्ष स्वास्थ्य दुनिया का निर्माण। दोनों पूछ सकता है, ये पूछा गया बेटा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको देखिए यहाँ पर 2 चीज़ कवर हो गई, डेट भी याद हो रही है, साथ में आपको थीम भी याद हो रही है, ठीक है। फिर आप देखेंगे 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, इसकी थीम क्या है? कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, ये थीम याद रखिएगा, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए पूछा जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। बेटा ये विश्व विरासत क्या होता है? क्योंकि अगर आपने यूनेस्को का नाम सुना होगा बेटा, यूनेस्को का नाम सुना होगा, ठीक है, यूनेस्को तो विश्व में जितनी भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनके संरक्षण का काम करती है, उनकी सुरक्षा करती है। क्यों? क्योंकि बेटा इससे हमारे इतिहास का पता चलता है। तो विभिन्न देशों में जो उनकी धरोहर होती है, जो उनकी ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं, उनको सुरक्षित करता है। जैसे भारत में आप ले लो, ताजमहल ले लो, आगरा का किला ले लो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके, इनके संरक्षण का काम कर रही है, ठीक है, तो आपके याद रखिएगा। फिर अगर आप देखेंगे 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट खूब पूछता है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है आपका, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी आपकी? तो रिस्टोर अवर अर्थ, रिस्टोर अवर अर्थ, इतना आपको याद रखना है। फिर आप बात करेंगे 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, थीम क्या है? जीरो मलेरिया की और पढ़ना, अर्थात मलेरिया को समाप्त करना। मलेरिया कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, अगर विदेशों में देखेंगे तो अभी आपका हाल ही में चाइना भी मलेरिया मुक्त घोषित हो गया है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, हाल ही में चाइना मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है। फिर अगर देखोगे बहुत बड़ी जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ ये सब छोटी मोटी बीमारियाँ नहीं होती हैं। भारत और जैसे देश जहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा पाई जाती है वहीं पर मलेरिया होती है, तो इसको भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है कि धीरे धीरे मलेरिया बीमारी को जड़ से समाप्त कर दिया जाए, तो ये आप याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे 3 मई आपका क्या मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इसकी थीम क्या है? इन्फॉर्मेशन इज़ आ पब्लिक गुड, इन्फॉर्मेशन इज़ आ पब्लिक गुड, इतना भी याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे आपका 22 मई आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, क्या है आपका? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। थीम क्या है? वी आर पार्ट ऑफ आ सोल्यूशन, वी आर पार्ट ऑफ आ सोल्यूशन। बेटा देखो क्या है, हमने आपको बताया जो क्षेत्र जैव विविधता से बहुत संपन्न है, लेकिन आर्थिक दोहन से वहाँ पर मतलब बहुत सारी जो कीमती चीज़ें पाई जाती हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, सीप मोती पाए जाते हैं, तो इनका लगातार क्या किया जा रहा है? दोहन किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज इनको संरक्षण की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, इसलिए इनका संरक्षण किया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है, ठीक है, ये आपका कब? 22 मई को मनाया जाता है। थीम क्या है आपको? वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। फिर आप देखेंगे 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है आपको, ठीक है, तो इसकी थीम क्या है? दिवस छोड़ने के लिए प्रतिबंध, ठीक है, दिवस छोड़ने के लिए प्रतिबंध, मतलब क्या है? हम पूरी तरह से तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबंधित होते हैं, इतना आप याद रखिएगा। फिर अगर आप बात करते हैं 1 जून आपका क्या है? विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसका विषय या थीम क्या है? पोषण पर संदेशों के साथ डेयरी के क्षेत्र में स्थिरता, पोषण पर संदेशों के साथ डेयरी के क्षेत्र में स्थिरता। हमने आपको दूध दे इसलिए डाल दिया है क्योंकि आपके सिलेबस में भी है हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, ठीक है, तो हमने डाल दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे अगर यहाँ पर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, इसकी थीम क्या है या इसका विषय क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर केंद्रित विषय, ठीक है, और पुनर्चिंतन, इतना आप याद रखिएगा। थीम को ही हिंदी में विषय बोल देते हैं, चाहे थीम पूछे आपसे चाहे विषय पूछे, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा नाम को लेकर हिंदी इंग्लिश को। फिर आप देखेंगे और भी इसका पूरा नाम है पुनर्चिंतित, ठीक है, और आपका क्या है? पुनर्सृजन, और आपका क्या है? पुनर्स्थापना, तो आप याद रखिएगा, ठीक है, 3 PPP है, PPP, पुनर्चिंतन, पुनर्सृजन, पुनर्स्थापना, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फिर आप देखेंगे 12 जून की बात करेंगे, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस आपका मनाया जाता है। इसकी थीम या इसका विषय क्या है आपका? तो अभी कार्रवाई करें, बाल श्रम समाप्त करें, अभी कार्रवाई करें, बाल श्रम समाप्त करें, ठीक है। अगर आप भारतीय संविधान का मूल अधिकार की बात करते हैं तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उसके अंतर्गत आपको अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बेटा संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बलात्कार, श्रम और मानव दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध लगाया गया है, और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है, बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है, अर्थात 14 वर्ष से कम बच्चे को आप कहीं भी काम पर नहीं लगा सकते हो।
मतलब बात करोगे, देखो बेटा एक चीज़ समझो, हमने क्या बताया है आपको 14, देखो बेटा समझो 6 से 14, देखो हम पूरी सेंटेंस समझो अच्छे से, 6 से 14 और आपका 18। देखिए क्या है, 14 से कम उम्र के बच्चे को आप कहीं भी काम पे नहीं लगा सकते हो, कहीं भी नहीं काम पे लगा सकते हो। लेकिन अगर वो 14 साल की एज से ज़्यादा हो जाता है और अगर पारिवारिक ज़रूरत है, कोई दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको आप छोटी मोटी जगहों पर लगा सकते हो, लेकिन हानिकारक खतरनाक जगहों पर नहीं लगा सकते हो जब वह तक वह 18 साल का ना हो जाए। ठीक है, तो जब तक वो 18 साल तक ना हो जाए तब तक उसको आप खतरनाक जगहों पर नहीं लगा सकते। तो खतरनाक जगह है जैसे कोई बम विस्फोट कंपनी है, कोई केमिकल कंपनी है, कोई कोयला खदान है, कोई लोहे की फैक्ट्री है, तो इन जगहों पर आप उसको तभी लगा सकते हो जब वो 18 एज का हो जाए। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। फिर आप देखेंगे 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका थीम क्या है, सेहत के लिए योग। क्या है आपका, सेहत के लिए योग, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखेंगे 23 जून विश्व ओलंपिक दिवस, थीम क्या है, एक साथ मजबूत। ठीक है, एक साथ मजबूत, बेटा ओलंपिक गेम्स भी हो रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एक साथ मजबूत। इतने बेटा अगर आप याद रखेंगे तो उम्मीद की जाती है आपसे कि इतने क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। फिर आप देखेंगे हमने कुछ क्वेश्चन गणतंत्र दिवस स्पेशल से लिए हैं, गणतंत्र दिवस से क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे गणतंत्र दिवस, ठीक है, स्पेशल। तो आपका जो इस वर्ष आपका 26 जनवरी कब मनाया गया है, अगर पहले की बात करेगा आपका तो आपका 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। ठीक है, लेकिन इस समय की अगर बात करेगा आपका तो कौन है आपका 26 जनवरी सन 2021 चल रहा है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट पूछा 26 जनवरी, तो हो सकता है वो सन 2050 के बारे में पूछना चाहता हो कुछ बातें, कि कौन सा आपका मुख्य अतिथि था, क्या था, कैसा था, हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, कब लागू हुआ था। ठीक है, तो अगर बात करेंगे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से क्या हुआ था, लागू हुआ था। इसीलिए क्या है बेटा, हम लोग हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। दूसरी बात है 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किए थे, 26 जनवरी को ही संविधान, तो आपका देखा जाए 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। लेकिन क्या हुआ था, जो 26 जनवरी की डेट है हमारे इतिहास में बहुत दिनों से इंपॉर्टेंट है, 1930 से इंपॉर्टेंस रखती है। क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन हमने और आपके यहाँ एक्स्ट्रा बता दिए हैं। फिर अगर देखोगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा किसके द्वारा फहराया जाता है, तो उत्तर है आपका राष्ट्रपति के द्वारा। फिर आप देखेंगे इस अवसर पर राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं जो 14वें नंबर के हैं, और दूसरे 80 व्यक्ति हैं जो आपके क्या बने हैं, आपके राष्ट्रपति बने हैं। ये भी आपको याद रखना है। फिर देखेंगे जबकि स्वतंत्रता दिवस पर अर्थात 15 अगस्त के अवसर पर आपका जो तिरंगा फहराते हैं वो कौन फहराता है, आपके प्रधानमंत्री फहराते हैं। दोनों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 15 अगस्त में तिरंगा प्रधानमंत्री फहराते हैं और 26 जनवरी को आपके राष्ट्रपति फहराते हैं, याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे देश का एकमात्र संस्थान कौन सा है जिसके पास तिरंगा बनाए और सप्लाई करने का अधिकार है, तो क्या है, हुबली कर्नाटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कई पेपर में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको टिक कर सकते हैं। फिर अगर आप देखेंगे झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो लंबाई का अनुपात 3, चौड़ाई का 2, इसको क्या लिख देंगे, 3:2। उल्टा भी पूछ सकता है, इसलिए हमने आपको अलग अलग बताया। उल्टा भी पूछ सकता है, तो चौड़ाई अनुपात लंबाई पूछ लेगा तो आपका चौड़ाई 2 हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप क्वेश्चन देख के करिएगा, क्या इस बात है, लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई थोड़ा कम है। ठीक है, फिर आप देखेंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्प किसके द्वारा चढ़ाए जाते हैं, तो उत्तर प्रधानमंत्री के द्वारा चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, बात करें गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा कौन फहराता है, तो आपका राष्ट्रपति है। लेकिन युद्ध स्मारक पर पुष्प कौन चढ़ाता है, पुष्प आपका प्रधानमंत्री चढ़ाता है। इतने क्वेश्चन आप याद रखिएगा। फिर आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर आप बात कर रहे हैं ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बड़ा कम समय में हमने कोशिश किया है कम से कम क्वेश्चन रखे जाएं और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो वही क्वेश्चन रखे जाएं। फिर अगर आप बात करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, इससे पहले प्रधानमंत्री इस अवसर पर अमन, मतलब कहने की बात है बेटा, जब अभी हमने बताया आपको, ठीक है, कि युद्ध स्मारक पर आपके प्रधानमंत्री फूल चढ़ाते हैं आपके, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यह कहना चाहता है, देखिए, इससे पहले प्रधानमंत्री इस अवसर पर अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र चढ़ाते थे। ठीक है, लेकिन पुरानी वर्षों की इस परंपरा को तोड़ते हुए ठीक है, सन 2021 है आपका बेटा ये, ठीक है, सन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्प चढ़ाकर शहीदों को
पंजलाजी दी थी बेटा आपको, बी सही है बेटा यहाँ पर, ठीक है, थी दी थी की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा बेटा, हमने पुराना डाटा ऐड कर दिया है, ठीक है आपका। मतलब देखिए क्या होता था, इससे पहले क्या होता था, अगर आप बात करोगे तो अमर जवान ज्योति पर बेटा आपका जो है पुष्प पहले चढ़ाया जाता था, लेकिन क्या किया था मोदी ने पहली बार क्या किया था, सन 2020 में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पहला पुष्प चढ़ाकर इस परंपरा को तोड़ दिया था, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। फिर अगर आप बात करोगे जनवरी, या लिख दिया गया बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया गया है, जनवरी 1972 में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का अनावरण हुआ था, ठीक है। उस समय क्या था बेटा, 3843 भारतीय बेटा जो शहीद हुए थे 1971 के युद्ध में, ठीक है, 1971 की लड़ाई में शहीद हुए थे, उन्हीं के नामों का इनमें क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, ठीक है, ये हमने अमर जवान ज्योति के बारे में आपको बता दिया है। फिर आप देखेंगे इससे पहले गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 1950 को परेड का आयोजन कहाँ किया गया था आपको, ठीक है, तो आपको कहाँ, इरविन स्टेडियम में, ठीक है, भी याद रखिएगा। ये 1950 की बात कर रहा है, मतलब पहले गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 1950 को परेड का आयोजन कहाँ किया गया था आपका, तो इरविन स्टेडियम में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आप देखते हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार राजपथ का परेड का आयोजन कब किया गया था, तो आपका 1955 में, भी आपको सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपको किसी ना किसी पेपर में, ठीक है। उस वक्त तक राजपथ को किंग्सवे, क्या आपका किंग्सवे मतलब राजा का पथ के नाम से जाना जाता था। राजपथ होने वाली इस परेड के मुख्य अतिथि क्या थे बेटा, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद जी थे। मतलब जो बेटा जो पहली बार परेड हुई थी राजपथ पर 1955 में, ठीक है, तब जो है आपकी राजपथ को किंग्सवे राजा के पद के नाम से जाना जाता था। इस परेड में बेटा जो मुख्य अतिथि थे अगर देखा जाए आपके, तो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे। इतनी बातें आपको याद रखनी है। फिर अगर आप देखते हैं, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिए हैं और भी गणतंत्र दिवस से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर आप देखेंगे गणतंत्र दिवस सन 2021 के अवसर पर परेड का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा, परेड का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका लेफ्टिनेंट जनरल वीके मिश्रा के द्वारा किया जाएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप देखेंगे गणतंत्र दिवस सन 2021 के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन है आपका, उत्तर में हो जाएगा कोई नहीं। लेकिन अगर बात करेगा जो पहला आपका गणतंत्र दिवस मनाया गया था 1950 में, वो इंडोनेशिया के थे आपके, तो कौन थे आपके, सुकर्णे जी आए थे, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। इस बार बेटा इसलिए कोई, तो बेटा क्या है, जब भी हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो किसी ना किसी देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को बुलाया जाता है मुख्य अतिथि के तौर पर। लेकिन इस बार अगर देखोगे तो ब्रिटेन के जो बेटा प्रधानमंत्री हैं उनको बुलाया गया था, ठीक है, प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को बुलाया गया था, लेकिन कोरोना के कारण वो नहीं आ पाए थे, इसलिए बेटा इस बार देखा जाए तो मुख्य अतिथि कोई नहीं था, ठीक है। तो हमने लिख दिया है। सबसे पहले अगर देखा जाए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को न्योता दिया गया था, लेकिन उन्होंने देश में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मरीजों का हवाला देकर इस दौरे को रद्द किया था, ठीक है। साल 1966 के बाद ये सन 2021 में बेटा पहला मौका है जब क्या है, परेड दिवस पर या बात करोगे गणतंत्र दिवस पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आया है। तो इससे पहला बेटा कौन सा घटना हो चुकी है, 1966 में भी ये घटना हो चुकी है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान कौन सा गीत बजाया जाता है, तो मेरे पास रहे, क्या है, मेरे पास रहे, अबाइड विद मी। यह गीत महात्मा गांधी जी का प्रसिद्ध गीत था, ठीक है, बहुत गांधी जी का प्रसिद्ध गीत था, यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। फिर अगर आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार शामिल बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा, तो किसके द्वारा किया जाएगा, कर्नल मोहतशिम चौधरी के द्वारा किया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बार पहली बार जो है बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भारत के परेड में भाग ले रही, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर विश्व की बात करोगे तो भारत में पहली बार नहीं हुआ है कि किसी देश की सेना परेड में शामिल हो रही है। बात करोगे अगर बांग्लादेश से पहले भी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की सैन्य टुकड़ी गणतंत्र दिवस के परेड में हिस्सा ले चुकी है, तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर आप देखेंगे ठीक है बेटा। फिर अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर आप बात कर रहे हैं गणतंत्र दिवस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, गणतंत्र दिवस सन 2021 के अवसर पर होने वाली फ्लाई पास्ट की जिम्मेदारी पहली बार किस महिला को सौंपी गई, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्वाति राठौड़ को, राजस्थान के रहने वाली हैं।
स्वाति राठौड़ को। राठौड़ लिखा बेटा, करेक्शन कर लेगा, राठौड़ है, राठौड़, ठीक है, राठौड़ है आपका, ठीक है, राठौड़ है आपका, ठीक है। इनको सौंपा गया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला है बेटा, जब भी कोई पहली महिला होती है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना आप याद रखिएगा। फिर अगर आप बात करेंगे गणतंत्र दिवस सन 2021 के अवसर पर कौन सा फाइटर प्लेन पहली बार बेटा परेड में शामिल होगा, सबको पता है बेटा, नया राफेल प्लेन कौन आया है, राफेल, जिसको राहुल गांधी जी राफेल राफेल चिल्लाया करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मोदी भी राफेल राफेल किया करते हैं, ठीक है। भारत में छोटी छोटी चीज़ों पे तो इलेक्शन होता है, ठीक है। फिर अगर देखोगे ये क्या बेटा, ये फ्रांस में बना हुआ आपका ट्विन इंजन विमान है। इसे फ्रांस की एयरक्राफ्ट बनाने वाली जो कंपनी है वो क्या है, द एसॉल्ट एविएशन है, ठीक है। आपका ये करंट में क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, ठीक है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। फिर अगर आप देखोगे भावना कांत, क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावना कांत इतिहास की पहली महिला फाइटर पायलट होंगी जो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगी, ठीक है। ये आप इंपॉर्टेंट रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गणतंत्र दिवस के परेड में पहली बार जो की महिला फाइटर है बस ये भावना कांत है, शामिल हो रही है, आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर कह रहा है जिस झांकी का वो हिस्सा होंगी वो उनकी थीम का क्या नाम है, मेक इन इंडिया, अर्थात जो बेटा ये पहली बार महिलाएं भाग ले रही हैं आपकी भावना कांत, इनकी जो झांकी होगी उनकी थीम ही होगी मेक इन इंडिया, ठीक है। मतलब भारत के का प्रसार किया जाएगा, जो भारत का प्रचार किया जाएगा, भारत का प्रसार किया जाएगा, जो ये नीति है आपकी कौन सी है, मेक इन इंडिया, इसका प्रचार और प्रसार किया जाएगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। फिर अगर आप देखेंगे अगर इस साल की आप बात कर रहे हैं तो इसमें 17 झांकियाँ राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी 15 झांकियाँ, कितनी आपकी 15 झांकियाँ। फिर अगर बात करेंगे आप टोटल झांकियों की अगर बात करेंगे तो कितनी होंगी आपकी, विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की कितनी होंगी, 32 झांकियाँ टोटल होंगी। लेकिन पूछा जाए कि सर्वोच्च झांकी का जो पुरस्कार दिया गया था किसको दिया गया था, नंबरों पर कौन सी झांकी रही थी, तो आप जान सकते हैं बेटा यूपी के जो राम मंदिर की झांकी थी इसको पुरस्कार दिया था, ठीक है। ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, राम मंदिर के बारे में। फिर अगर आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप बात करेंगे ये थोड़ा नए फॉर्मेट पे बेटा ये वीडियोस है, ठीक है। इस फॉर्मेट में गणतंत्र दिवस सन 2021 के अवसर पर, गणतंत्र दिवस सन 2021 के अवसर पर नौसेना की झांकी का बेटा विषय क्या है, विषय है भारतीय नौसेना युद्ध तत्पर, क्या है, भारतीय नौसेना युद्ध तत्पर। फिर अगर देखोगे आगे और भी इसका नाम है विश्वसनीय और सुसंगठित, सुगठित कह दो या सुसंगठित कह दो, दोनों ठीक है आपके शब्द। लेकिन आपको बेटा क्या करना है, पूरा नहीं याद करना, सिर्फ इतना याद कर लेना है भारतीय नौसेना युद्ध तत्पर, ठीक है। इसके बाद आपको विश्वसनीय और सुसंगठित या सुगठित आपको हो जाएगा, ठीक है। ये आप भी नहीं याद करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शुरुआत का पता है तो आपका विकल्प सही हो जाएगा। फिर बेटा और भी आप अगर देखोगे कि इस बार बेटा जो इस बार नौसेना की जो बेटा झांकी है इसमें क्या काम किया जाएगा, तो इस बार जो नौसेना में बेटा झांकी दिखा रही है उसमें 1971 में भारतीय नौसेना द्वारा पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर हमले की झलक दिखाई जाएगी, ठीक है। मतलब इस झांकी के माध्यम से झलक दिखाई जाएगी कि जो भारतीय नौसेना थी पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर कैसे हमला किया था, कैसे कैसे युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके बारे में झांकी होगी। फिर अगर देखोगे बेटा झांकियाँ होती क्या है ये भी थोड़ा जान लो। जैसे राम मंदिर की झांकी निकाली जाएगी तो क्या झांकी होगी, राम मंदिर का बेटा बहुत बड़ा सा चित्र होगा, उसको लेकर, ठीक है, उस पर ऋषि मुनि होंगे उसके साथ में, मतलब पूरी तरह से दिखाया जाएगा। क्योंकि बेटा जो परेड होती है ना पूरा विश्व देख रहा होता है, पूरी दुनिया देख रही होती है, इससे क्या होता है हमारी इन चीज़ों का पूरे विश्व में नाम होता है, प्रचार होता है, ठीक है। दूसरी बात है इससे हमारे देश का भी नाम रोशन होता है, तो आप याद रखिएगा। फिर अगर आप देखेंगे देश के पहले कोरोना वैक्सीन प्राप्त करने वाले कौन बन गए हैं, आपको तो बेटा पता है, भी हमने अलग से क्वेश्चन डाल दिया है आपके, कौन है आपके, मनीष कुमार है। फिर अगर देखोगे इसी के विषय में एक और क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस सन 2021 के अवसर पर कोरोना वायरस पर झांकी किस विभाग द्वारा दिखाई जाएगी, तो बेटा किसके द्वारा, जैव तकनीक विभाग या बायोटिक विभाग। यह कोरोना वायरस पर टीके के जरिए भारत की जीत को दर्शाएगा, मतलब कैसे कैसे टीकाकरण का जो प्रोग्राम हुआ है, कैसे कैसे सफल हुआ है, कैसे कैसे प्रोग्राम किया जा रहा है, यह पूरी झलक विश्व देखेगा, ठीक है, इस परेड में शामिल होने पर। फिर अगर देखोगे इस बार नेताजी, ठीक है, नेताजी की आज़ाद हिंद फौज की झांकी पहली बार दिखाई जाएगी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बेटा पूरा नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनकी भी बेटा जो आज़ाद हिंद फौज की झांकी है वो भी दिखाई जाएगी पहली बार, तो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। फिर आप देखोगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करते हो तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों कि आप देखोगे
गणतंत्र दिवस में पद्मश्री और इन सब पुरस्कारों के बारे में है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरस्कार से संबंधित हमने आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा गणतंत्र दिवस सन 2021 के अवसर पर कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। तो कुल टोटल में आपके कितने बेटा 119 लोगों को क्या दिया जाएगा, पद्म अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। फिर अगर बात करोगे, ये फिर रिपीट हो गया बेटा, फिर अगर देखोगे जिसमें इन 119 में आपके क्या होंगे 7 पद्म विभूषण होंगे, 10 आपके पद्म भूषण होंगे, 102 आपके क्या होंगे पद्मश्री। बेटा पद्म पुरस्कार के अंतर्गत 3 पुरस्कार आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। भारत रत्न के बाद बेटा अगर देखेंगे दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है आपका, तो पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है और चौथा आपका पद्मश्री। एकदम क्रम से भी पूछ सकता है आपका, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, 4 क्रम से आपके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो कितने टोटल पुरस्कार कितने दिए जाएंगे, पद्म 119, 7 क्या है पद्म विभूषण, 10 क्या है पद्म भूषण और 102 क्या है पद्मश्री। फिर अगर देखोगे कुछ और हमने यहाँ पे फैक्ट जोड़ दिए हैं, जो बेटा 119 लोगों को यह पुरस्कार मिल रहा है, इसमें आपकी महिलाएं कितनी हैं 29 महिलाओं को मिल रहा है आपका, ठीक है। फॉरेन कितने हैं, मतलब विदेशी कितने हैं, ठीक है, कितने हैं विदेशी आपके 10 हैं। एक आपकी ट्रांसजेंडर है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ट्रांसजेंडर वाला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा हो जाता है, ठीक है। तो एक ट्रांसजेंडर है जिसका नाम क्या है मंजमा जोगाठी, मंजमा आप कह सकते हो, मंजमा या मूंजमा भी कभी कभी बोल देते हैं, तो मंजमा आपका क्या हो जाएगा मंजमा जोगाठी, ठीक है, मंजमा जोगाठी। अगर बात करोगे बेटा कर्नाटक की रहने वाली है, ठीक है, इनको पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है, कौन सा अवार्ड मिल रहा है आपका, तो इनको पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसजेंडर इनको भी दिया गया है। फिर अगर बात करोगे और बात करोगे 16 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरने के बाद क्या है पद्म अवार्ड मिल रहे हैं, तो आपको याद रखना है 29 महिलाएं हैं, 10 विदेशी हैं, ठीक है, एक ट्रांसजेंडर है मंजमा जोगाठी और आपके 10 लोगों को ऐसे हैं जो मरने के बाद पुरस्कार दिए जा रहे हैं। फिर बेटा एक ट्रांसजेंडर की और अगर बात करेगा, ट्रांसजेंडर की और बात करता है तो इससे पहले भी बेटा आपके जो एक ट्रांसजेंडर है उनको पद्म अवार्ड मिल चुका, तो उनका सिर्फ आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। कौन सी जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर महिला थी आपकी, क्या नाम था, ठीक है, इनको पद्मश्री आपको मिला था, कौन थी, नृत्यकी नटराज, ठीक, क्या नाम थी बेटा, नर्तकी नटराज। कहाँ की रहने वाली थी बेटा, ये तमिलनाडु राज्य की थी, कहाँ की आपकी तमिलनाडु राज्य की थी। इनको क्या किया गया था, पहली बार पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, मतलब पहली महिला है कि पद्मश्री अवार्ड पाई थी। फिर अगर देखोगे पद्म विभूषण भारत रत्न पुरस्कार के बाद देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, अभी हमने बताया भारत रत्न के बाद जो दूसरे नंबर पे अब तक का है पद्म विभूषण है, ठीक है। फिर ये बात करोगे इस बार जिन 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने का ऐलान किया गया उनके नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम नाम है तो आपसे पूछेगा, डेफिनेट एक नाम पूछेगा, ठीक है। 102 जो ये नाम है ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन जो 7 है 10 हैं याद किए जा सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 7 नाम जल्दी से देख लीजिए। एक आपके जापान के कौन है, आपके जापान के पूर्व आपके पीएम है शिंजो अबे, ठीक है, इनको क्या काम किया गया था, अगर देखोगे पब्लिक अफेयर्स के लिए आपको क्या दिया गया था इनको पद्म विभूषण। फिर आप देखोगे एसपी बाला सुब्रमण्यम, क्या है आपके एसपी बाला सुब्रमण्यम, इनको मरणोपरांत भी याद रखिएगा, इनको मरणोपरांत क्या है कला के लिए दिया गया है, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। बेटा ये क्या पब्लिक अफेयर्स मतलब क्या है, शिंजो अबे को पब्लिक अफेयर्स के लिए भी पुरस्कार दिया गया, जापान के रहने वाले हैं। एसपी बाला सुब्रमण्यम को मरणोपरांत दिया गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई, इसके बाद इनको पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। क्या है किसके लिए दिया गया, कला के लिए, कहाँ के तमिलनाडु के रहने वाले। फिर आप देखोगे डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े, इनको मेडिसिन के लिए दिया गया है, कर्नाटक के रहने वाले हैं। फिर आप देखोगे नरेंद्र सिंह कपानी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए दिया गया, ये यूएसए के रहने वाले थे। तो देखोगे बेटा 2 व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है, लेकिन ये भारत के नहीं है। कौन, एक आपके अमेरिका ये हो जाएंगे जापान के शिंजो अबे और दूसरे हो जाएंगे आपके अमेरिका के नरेंद्र सिंह कंपनी, ये भी आप याद रखिएगा। फिर आप नेक्स्ट की बात करते हैं मौलाना वहीदुद्दीन खान, दिल्ली से रिलेटेड है, इनको भी क्या दिया गया है पुरस्कार दिया गया है। फिर आप देखोगे बीबी लाल, कौन है आपके बीबी लाल, इनको पुरातत्व के लिए दिया गया है, दिल्ली के रहने वाले थे। फिर आप लास्ट देखोगे सुदर्शन साहू, इनको कला के लिए दिया गया है, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो आपको याद क्या करना है, 2 विदेशी कौन है, ठीक है, कौन है आपके, तो आपका शिंजो अबे और आपका नरेंद्र सिंह कपानी। मरणोपरांत अगर देखोगे तो मरणोपरांत एसपी बाला सुब्रमण्यम है आपको और नरेंद्र सिंह कपानी, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जिन लोगों को आपका बेटा क्या दिया गया है, 10 लोगों को आपको पद्म अवार्ड जो और मिले हैं, पद्म अवार्ड की श्रेणी में पद्म भूषण जो जिन 10 लोगों को मिला है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। 7 उधर पुरस्कार आपके हो गए थे, 7 अब 8वें नंबर पे 8वां 9वां 10वां हमने क्रम लिख दिया है, ठीक है। 7 आपके पद्म विभूषण हो गए, फिर आपके 8वें नंबर से आपके ये हैं, ठीक है। तो आपके क्या हो जाएंगे पद्म भूषण, कौन कौन से हैं बेटा,
कृष्णन नायर शांत कुमारी, इनको कला के लिए दिया गया है, केरल से हैं। तरुण गोगोई, क्या है आपके, तरुण गोगोई मरणोपरांत दिया गया है, पब्लिक अफेयर्स के लिए असम के हैं। बेटा जो मरणोपरांत हैं या महिलाएं हैं या विदेशी हैं, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। फिर अगर देखेंगे चंद्रशेखर कंबरा, चंद्रशेखर कंबरा इनको साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया है, कर्नाटक रहने वाले हैं। काशी कंबरा, काशी कर्नाटक, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और कर्नाटक में देखिए आपका एक शब्द आ रहा है नाटक, नाटक, तो नाटक आपका क्या है, ये साहित्य से संबंधित है ना, तो ये आपका देखिए ये याद हो गया। फिर अगर देखोगे सुमित्रा महाजन, ठीक है, सुमित्रा महाजन को पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। नृपेंद्र मिश्र सिविल सर्विसेज के लिए दिया गया है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्योंकि यूपी से संबंधित है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा नृपेंद्र मिश्र। फिर आप देखोगे रामविलास पासवान, इनको भी बेटा मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है, बिहार से संबंधित है, सबको पता है बेटा। फिर आप देखोगे केशुभाई पटेल, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के लिए, ये गुजरात से संबंधित हैं। फिर अगर आप देखोगे कल्वे सादिक, ये इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, अध्यात्मवाद के लिए दिया गया है, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि यूपी से संबंधित हैं। फिर अगर देखोगे रजनीकांत देवीदास, इनको उद्योग के लिए दिया गया है, ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। लास्ट में आपका है तरलोचन सिंह, इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है, ये हरियाणा से संबंधित हैं, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट दो यूपी वाले आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर ये जो आपके मरणोपरांत है इतने याद रखिएगा, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इतने अगर आप याद कर लेते हैं तो पद्म पुरस्कार से क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो आपको हमने यहाँ पर कवर किए हैं, अगर आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे अगर आप, फिर अगर नेक्स्ट वीडियो की आप बात कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं किया गया है, ठीक है बेटा, क्योंकि बहुत कम समय है, आप लोगों को अगर एक्स्ट्रा टाइम इधर उधर वेस्ट करेंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट नोट्स बनाकर आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कुछ और भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। गणतंत्र दिवस की सन 2021 के अवसर पर कितने लोगों को वीरता पुरस्कार से नवाजा जाएगा, कितने लोगों को, 455 लोगों को बेटा कितना मिलेगा, वीरता पुरस्कार मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इस दौरान एक महावीर चक्र पाने वाले, ठीक है, इस बार देखो क्या होगा बेटा, एक मतलब है एक व्यक्ति को महावीर मिलेगा, 5 व्यक्तियों को कीर्ति चक्र मिलेगा, 5 लोगों को वीर चक्र मिलेगा, 7 लोगों को शौर्य चक्र मिलेगा, 4 सेना मेडल दिए जाएंगे और 130 सेना मंडल समेत 455 पुरस्कार दिए जाएंगे। एक आपको कौन सा याद रखना है, आपको महावीर चक्र वाला याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। कि अगर वीरता पुरस्कार की आप बात करते हैं बेटा, वीरता पुरस्कारों की बात करेंगे तो वीरता पुरस्कारों की पहली श्रेणी में आपका पहले नंबर है आपका परमवीर चक्र आ जाता है, दूसरे नंबर पे आपका महावीर चक्र आ जाता है और लास्ट में आपका क्या आ जाता है, वीर चक्र, ठीक है। परमवीर चक्र ये सर्वोच्च वीरता सम्मान है, दूसरे नंबर पे महावीर चक्र, तीसरे नंबर पे आपका वीर है। लेकिन बेटा ये भी याद रखना, ये जो परमवीर चक्र है ये आपको बेटा युद्ध काल के, अगर युद्ध काल में किसी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है तो उसको दिया जाता है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे युद्ध काल में परमवीर चक्र, लिखा है बेटा नीचे, युद्ध काल में परमवीर चक्र सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, जबकि शांति काल में वीरता पुरस्कारों में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और आपका शौर्य चक्र आते हैं। शांति के समय अशोक चक्र देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अर्थात बेटा कोई युद्ध के क्षेत्र में बहुत अच्छा सराहनीय काम करता है, युद्ध में हमें जीत दिलाता है तो उसको बेटा क्या किया जाएगा, परमवीर पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई शांति के समय बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, तो उसको कौन सा वीरता पुरस्कार दिया जाएगा, तो उसको अशोक चक्र दिया जाएगा। ये दोनों आपको याद रखना है। फिर अगर देखोगे इस बार के हमने बताया है एकमात्र व्यक्ति को बेटा क्या दिया गया है, महावीर चक्र दिया गया, तो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो एकमात्र महावीर चक्र पाने वाले विजेता कौन है, कर्नल संतोष बाबू है, ये बेटा मरणोपरांत इनको दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नल संतोष बाबू, वाह बाबूजी मरने के बाद भी, ठीक है, मरने के बाद भी आप महावीर चक्र पा गए, तो ऐसे याद रखना, वाह संतोष बाबू, वाह बाबू, मरने के बाद भी आप पा गए, क्या किस्मत है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर आप अगर देखेंगे महावीर चक्र, परमवीर चक्र के बाद देश का सबसे बड़ा वीरता पदक, वही हमने बड़ा क्रम हमने ऊपर लिखा है आपको, ठीक है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र के बाद पूछेगा तो महावीर, महावीर के बाद आपका वीर हो जाएगा। फिर अगर देखेंगे गणतंत्र दिवस के समारोह के समापन पर, ठीक है, किस धुन के साथ बेटा समाप्त किया जाता है इसको, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी द्वारा, तो ये भी याद रखिएगा, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी धुन बताई जाती है, इसको आप याद रखिएगा। फिर अगर देखेंगे संविधान के निर्माण में बेटा कितना समय लगा था टोटल, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, कितना 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। रामायण के रचने में कितना साल लगा, समय लगा था, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, कितना 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, कितना हो जाएगा, 2 साल 11 माह 18 दिन। कुल अगर देखा जाए तो लगभग 64 लाख रुपए के आसपास बेटा इसमें व्यय हुआ था, ठीक है, संविधान के निर्माण में, इतना आप याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे किस संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा गया, तो हमने आपको बताया था 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसको क्या बोला गया है, मिनी संविधान संशोधन बोला गया है। इसी तरह हमारे संविधान में समानता
ठीक है। धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो जोड़े गए थे, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। क्या समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका क्या अखंडता, 3 शब्द याद रखिएगा। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के शब्द बहुत पहले से ऐड है हमारे संविधान में, ठीक है। तो 3 शब्द आप याद रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द इसके तहत आपके क्या बेटा आपके जोड़े गए थे। बाकी समानता बेटा ये बहुत पहले से ऐड है, ठीक है। इसकी अगर बात करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हो, फिर आपके यहाँ पे 26 जनवरी आपका स्पेशल समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके लिए स्टार्ट होते हैं वो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रामसर स्थल, अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। रामसर वेटलैंड होता है, ठीक है। इसके तहत क्या किया जाता है, जो आपके संकटग्रस्त या विविधता वाले क्षेत्र हैं उनके संरक्षण का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। फिर अगर देखोगे रामसर स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं बेटा आपको जो याद रखने हैं, ठीक है। भारत ने रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किया था, तो 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया था, ठीक है। भारत की पहली रामसर स्थल क्या थी बेटा, तो उड़ीसा में स्थित चिल्का झील थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो उड़ीसा की आपकी चिल्का झील है ना, तो भारत ने चिल्लाया था कि हमको भी वेटलैंड में शामिल करो, हमको भी रामसर सम्मेलन में शामिल करो, हमारे संरक्षण को खूब चिल्लाया, तब जाके चिल्का झील को शामिल किया गया था पहली बार। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर देखेंगे अब तक कुल 46 स्थानों को रामसर सूची में शामिल किया जाता है। सन 2021 का बेटा आपके पेपर तक का डाटा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। इतने यहाँ पे 46 स्थानों को शामिल किया जा रहा है, ठीक है। फिर अगर देखोगे 42वां अगर पूछेगा आपका, तो 42वां है बेटा आपके 41 आपके पिछले साल 21 में शामिल हो गए थे, आपके मतलब 20 में शामिल हो गए थे। फिर इसके बाद जो इस वर्ष शामिल हुए हैं आपके, और 20 के लास्ट ईयर में जो शामिल हुए हैं आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर देखेंगे अगर अभी पूछा गया था आपको बेटा एनटीपीसी में कई बार पूछा गया आपका, भारत में 42वां रामसर स्थल बेटा लद्दाख में स्थित तो मरीरी झील है। तोशो ऐसे बेटा लिखते हैं, देखो तोशो ऐसे बोलो, तोशो मुरीरी झील, मोरीरी झील, थोड़ा अजीब शब्द होते हैं बेटा, इनका उच्चारण थोड़ा अच्छे से करो तो हो जाता है। तुशो मुरीरी झील था, इसको बेटा क्या किया गया है, 42वां है, ये लद्दाख में स्थित है, इसको रामसर घोषित किया गया है। वर्तमान में अगर बात करोगे पूरे विश्व में अगर बात करोगे तो 2429 रामसर स्थल हैं। ये भी हमने आपको वेटलैंड के बारे में बताया था, विश्व आर्द्र भूमि दिवस या इसी को वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है, वेटलैंड्स एंड वाटर्स, क्या है आपका, वेटलैंड्स एंड वाटर्स इस बार इसकी थीम है, आर्द्र भूमि और जल। फिर अगर बात करोगे दुनिया की, अगर पूछेगा दुनिया की पहली रामसर साइट क्या है बेटा, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर्ग प्रायद्वीप है, कोबोर्ग प्रायद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित क्या है बेटा आपका, कोबोर्ग प्रायद्वीप है, इतना आपको याद रखना। भारत की अगर पूछेगा तो चिल्का झील है। फिर देखोगे बेटा जो आपके सन 2021 में आपकी 4 जो आपकी रामसर स्थल भूमि शामिल की गई हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सन 2021 में ही अभी हाल ही में शामिल की गई हैं। तो आप याद रखिएगा, नए जुड़े गए रामसर स्थल, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य जो गुजरात में पड़ता है, वाधवाना वेटलैंड गुजरात में पड़ता है, इसको शामिल किया गया है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में पड़ता है, इसको शामिल किया गया है। और आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में पड़ता है, इसको शामिल किया गया है। इतनी बातें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इससे संबंधित में। फिर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए टाइगर रिजर्व से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने आपके लिए लिख दिए हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे 1 साल का करंट आपको कम से कम समय में पढ़ाया जा रहा है बेटा, तो थोड़ा जल्दी में पढ़ाना पड़ेगा आपके लिए। फिर इस पे हम वीडियो आपके लिए बनाएंगे टॉपिक वाइज, लेकिन इस समय आपके पास टाइम बहुत कम है, हमारे मैक्सिमम नोट्स आपके पास पहुँच जाए, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दिया जाए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखोगे आप वर्तमान में, अगर आप टाइगर की बात करें तो वर्तमान में, बाघ की बात करें तो वर्तमान की बात करोगे बेटा, बाघ और टाइगर रिजर्व दोनों पूछा जाता है। वर्तमान में कितने भारत में टाइगर हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में है, भारत में टोटल कितने टाइगर हैं, ये सब आपको याद रखना है। तो बात करोगे बेटा यहाँ टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है, तो वर्तमान में भारत में बेटा कितने हैं, 52 टाइगर रिजर्व है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा लेटेस्ट डाटा है भी आपके पेपर के पहले का, ठीक है, 52 टाइगर रिजर्व है। इसमें जो आपको 52वां है जो सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है, और राजस्थान के रामगढ़ में विषधारी अभ्यारण्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे लास्ट में आपका जोड़ा गया है। 52वां आपका टाइगर रिजर्व क्या है, राजस्थान में स्थित रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। वो क्या बेटा, क्या नाम है, विषधारी। तो जो बेटा विष को धारण करता है ना, उससे सभी लोग डरते हैं, उससे कोई दोस्ती करना नहीं चाहेगा, उससे सब लोग दूर दूर रहते हैं। लेकिन क्या किया गया, अंतिम 52वां आपका अंतिम है, ठीक है, आपका इस वर्ष का देखोगे तो अंतिम समय में चलो यार विष को धारण कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है, विषैला हुआ तो क्या हुआ, कभी तो काम आएगा ही, ठीक है, तो ऐसे भी याद कर लेना। फिर देखोगे बेटा बाघ भारत का क्या है, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु बेटा सबको पता है। फिर देखोगे भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य आपका देखोगे जिम कॉर्बेट है, ठीक है, इतना याद रखना, क्या है आपका, जिम कॉर्बेट है। फिर अगर देखोगे बेटा भारत का पहला जो बाघ अभ्यारण्य है ये क्या है आपका, जिम कॉर्बेट है। कहाँ पड़ता है आपका, उत्तराखंड में पड़ता है।
अगर बात करोगे बेटा टाइगर अभ्यारण्य की यहाँ पे बात करना करें, अगर डायरेक्ट हम बात करते हैं कि भारत का पहला अभ्यारण्य कौन था, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट अभ्यारण्य, इसकी पहली बार स्थापना हुई थी आपकी 1935-36 में। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है आपके उत्तराखंड में। उस समय उत्तर प्रदेश में था, लेकिन जब से उत्तराखंड आपका 9 नवंबर सन 2000 को अलग हो गया, तब से उत्तराखंड में हो गया। ठीक है, तो वही बात कर रहा है आपका भारत का पहला। फिर बाद में इसको क्या किया गया था बेटा, 1 अप्रैल 1973 को इसी में क्या बेटा इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था, जो आपका स्थापना हुआ था 1936 के आसपास 35-36 में। जिम कॉर्बेट पार्क या जिम नेशनल पार्क, इसी का पुराना नाम आपका क्या था, हैली नेशनल पार्क। इसी को क्या बाद में टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया। कब घोषित किया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका 1 अप्रैल 1973 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि जिम कॉर्बेट को नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था, 1936 में। हमने अभी हमने आपको बताया था 1935 और 36 के आसपास। ठीक है, 35 में बना था, 36 में इसको क्या किया गया था, दर्जा दिया गया था नेशनल पार्क का, इसको जिम कॉर्बेट का। फिर देखोगे बेटा क्षेत्रफल की दृष्टि से, कुछ हमने और भी क्वेश्चन ऐड किए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसको आप याद रखिए, कहाँ, आंध्र प्रदेश में। फिर अगर आप देखोगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कहाँ है बेटा आपके, तो पेंच अगर देखोगे मेनली महाराष्ट्र में ज़्यादा है, लेकिन ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में पड़ता है। आपको तो हो सकता है महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश भी दे दे, वहाँ के बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में ज़्यादा है, इसलिए हम लोग महाराष्ट्र लिख देते हैं। ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आपका नामदफा है। कहाँ है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। क्या है आपका, नामदफा, और ये कहाँ पड़ता है आपके, अरुणाचल प्रदेश में। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर अगला देखोगे, देश के कुल 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। कितने राज्यों में, आपके 18 राज्यों में ही आपके बाघ पाए जाते हैं। फिर अगर देखोगे एक व्यक्ति हैं आपके कैलाश श्रृंखला, इन्होंने बाघ संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था, क्योंकि लगातार बाघों का शिकार के कारण उनकी संख्या घटती जा रही थी। ठीक है, इसी वजह से अगर बात करोगे तो कैलाश श्रृंखला ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। ठीक है, तो इसीलिए कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, पूरे विश्व में सबसे अधिक बाघों की संख्या अगर बात करोगे भारत में है 2967। कितने, 2967 बाघ, जो विश्व में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, ये आपके कहाँ हैं, भारत में है। इतना याद रखना है। ठीक है, कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि कैलाश श्रृंखला के ही प्रयासों से 1973 में इंदिरा गांधी जी ने, कब बेटा, 1973 में इंदिरा गांधी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर मिशन शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीपी का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी के जो भी और भी पेपर होते हैं फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, कब है आपका, 1973। प्रोजेक्ट टाइगर कैलाश श्रृंखला के प्रयासों से इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं आपके लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अभी जो सन 2019 में आपकी बाघ रिपोर्ट आई थी। ठीक है, हर 2 वर्ष पे आती है आपकी, लेकिन कोरोना की वजह से अगर देखोगे 20 में जनगणना थोड़ा बहुत नहीं शुरू हो पाई थी। मतलब इनकी जनगणना, बाघों की जनगणना, भाई इनकी भी तो संख्या होती है, तो इनकी भी तो जनसंख्या हुई कि नहीं हुई थी, इनकी भी जनगणना कराई जाती है। ठीक है, तो अब हो सकता है 21 या 21 लास्ट तक इसकी रिपोर्ट आए। ठीक है, तो भी आप याद रखिएगा। तो सन 2019 में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने बाघ, अभी हमने बताया था 2967। संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, 2967 है, याद रखना है। ठीक है, फिर अगर देखोगे सबसे अधिक बाघ जो है आपके, वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, MP में पाए जाते हैं। इसलिए MP को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, टाइगर स्टेट ऑफ, हम लोग क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसके बाद आपके क्या है बेटा, आपके कर्नाटक में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। कहाँ हैं वो, 524। मतलब मध्य प्रदेश से 2 कम बाघ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 526 है, कर्नाटक में आपके 524 है। इतना आपको याद रखना है। अगर बेटा ये राज्यों की बात कर रहा है, ये भारत की बात कर रहा है, ये राज्यों की बात कर रहा है, अगर आपसे पार्क पूछ लेता है कि किस टाइगर रिजर्व में या किस टाइगर पार्क में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, तो आपके उत्तराखंड में जो अभी हमने आपको बताया जिम कॉर्बेट पार्क है, इसमें सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, तो पार्क से संबंधित क्वेश्चन है। फिर अगर देखोगे, फिर हमने आपको बेटा अभी देखो हमने बताया था 29 जुलाई को पूरे विश्व में बाघ दिवस मनाया जाता है। अभी बेटा ये पूछा गया था क्वेश्चन आपके। ठीक है, वो जो पेपर चल रहे हैं आपके बेटा NTPC के, उसमें आपका पूछा गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कब, 29 जुलाई को पूरे विश्व में बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है बेटा, अभी हमने आपको बताया था प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। ठीक है, बाघों की संख्या लगातार घटती जा रही तथा बाघों के संरक्षण करने के लिए सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था, जिसके तहत भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ संरक्षण के तहत कई कदम उठाए गए थे। अभी हमने आपको
ये पूरी कहानी बताई थी, ठीक है। फिर अगर देखोगे राजस्थान के भी आपको याद रखना बेटा, कैलाश सांगला कहाँ के निवासी थे, राजस्थान के जोधपुर के निवासी थे। तो राजस्थान के जोधपुर के निवासी कैलाश सांगला के नेतृत्व में पहली बार इंदिरा गांधी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम 1973 में शुरू किया था, इसलिए कैलाश सांगला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हमने बेटा आपको बताया था, यह भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बेटा टाइगर रिजर्व की बातें समाप्त हो जाती है। बेटा हमने पूरे आपको टाइगर रिजर्व यहाँ पे नहीं बताए हैं कि कितने कितने टाइगर रिजर्व आपके पाए जाते हैं, पूरे 52 के हम आपको नाम बताए, ठीक है। इतना टाइम नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए हैं, लेकिन इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर बेटा देखो अभी हमने आपको पिछले वीडियो इसी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको यूनेस्को के बारे में बताया था, विश्व धरोहर के बारे में बताया था, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अगर बात करोगे यूनेस्को में शामिल भारत की धरोहर, कौन कौन सी धरोहर भारत की यूनेस्को में शामिल है, तो बात करोगे वर्तमान में भारत की कुल कितनी 40, भारत की कुल कितनी बेटा 40 जो साइट्स हैं वो विश्व विरासत में क्या है बेटा संरक्षित की गई है यूनेस्को के द्वारा, कितनी 40, जिसमें से 7 प्राकृतिक हैं और 32 सांस्कृतिक है, एक आपकी क्या है मिश्रित। अर्थात कहने का मतलब बेटा कोई प्राकृतिक चीज़ भी उसको संरक्षण की जरूरत है तो उसको संरक्षित किया जाता है, ठीक है। कोई सांस्कृतिक चीज़, कोई मंदिर है, कोई इमारत है, कोई महल है, कोई मस्जिद है, ठीक है, कोई बहुत फेमस चीज़ है तो उसका भी संरक्षण किया जाता है। कोई एक आपकी क्या है मिश्रित है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखोगे बेटा अभी वर्तमान में पूरे विश्व में 1554 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें 897 सांस्कृतिक, 218 प्राकृतिक और 39 आपके मिश्रित हैं। कम इंपॉर्टेंट है, आपको भारत का याद करना बेटा, यहाँ पर लेकिन हमने ऐड कर दिया है, पढ़ के चले जाना, ठीक है। फिर अगर बात करोगे भारत में सर्वप्रथम जो एलोरा की गुफाएं थी महाराष्ट्र में हैं, इनको बेटा विश्व विरासत स्थल के तौर पर बेटा शामिल किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। अगर बात करोगे बेटा सन था आपका अप्रॉक्स 1983 के आसपास, बेटा 1983-84 के आसपास का सन है ये, ठीक है। तो उसी में क्या किया गया था बेटा आपका, ये भारत में सर्वप्रथम एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में क्या हुई थी बेटा, जो महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, इसको विश्व विरासत के तौर पर शामिल किया गया था पहली बार। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप इतना याद रखिएगा। फिर अगर देखोगे भारत का 39वां बेटा कितने यहाँ पे 40 हैं, तो जो नवीनतम 2 हैं वो तो कम से कम बेटा आपको याद रखना है, ठीक है। तो भारत का जो 39वां विश्व धरोहर विरासत स्थल है बेटा, स्थल है वो आपका कौन सा है, कालेश्वर रामप्पा मंदिर, ठीक है। कालेश्वर रामप्पा मंदिर कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में, ये आपका 39वें नंबर का है। फिर आपके 40वें नंबर का बात करोगे बेटा, आपका है हड़प्पा शहर धौलावीरा जो गुजरात में स्थित, अभी हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको बताया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा कालेश्वर हड़प्पा सभ्यता, कालेश्वर हड़प्पा मतलब कालेश्वर मंदिर तेलंगाना, हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है धौलावीरा गुजरात में, इन दोनों को भी हाल ही में शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगर बात करोगे भारत के राज्यों की बात करोगे तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा बेटा यूनेस्को की विरासत स्थल है, ठीक है। महाराष्ट्र में 5 यूनेस्को साइट है आपकी, ये आप याद रखिएगा। फिर अब देखोगे बेटा वर्तमान में भारत के कुल 40 विरासत स्थल हैं, अभी हमने आपको बता ही दिया था, ठीक है। फिर अभी अगर देखोगे और भी चीज़ है बेटा, अगर देखोगे 2021 में रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना में, यही जो आपका यही मंदिर है कालेश्वर रामप्पा मंदिर, इसी को हम लोग रुद्रेश्वर मंदिर बोलते थे तेलंगाना का ये, और आपका क्या है आपका धौलावीरा गुजरात में पाया जाता है। इन 2 नए को ऐड किया गया है। फिर देखोगे इटली देश, अगर देश भारत को छोड़कर अन्य देश की अगर बात कर रहा है तो इटली देश में सर्वाधिक यूनेस्को साइट है या विश्व विरासत है स्थल हैं। वर्तमान में लगभग 55 यूनेस्को साइट्स आपकी कहाँ हैं, इटली में, तो आपको याद रखना है, ठीक है। भारत की अगर बात करेगा, भारत में कितनी है 40 हैं। सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में, महाराष्ट्र में कितनी है 5 है। विश्व की अगर बात करा तो इटली में है, कितनी है 55 है, बहुत याद करना है, इंपॉर्टेंट है। 39वां नंबर क्या है, 39वां नंबर का आपका क्या है कालेश्वर रामप्पा या रुद्रेश्वरम का मंदिर जो तेलंगाना में, उसको शामिल किया गया है। फिर अगर देखोगे बेटा 40वें नंबर का आपका क्या है तो धौलावीरा गुजरात जो हड़प्पा सभ्यता का शहर है, इसको शामिल किया गया है। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर आप बात करते हो कुछ पुस्तकें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन सी पुस्तक है याद कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपकी। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। रस्किन बॉन्ड बेटा 2 बार हो गया है, रस्किन बॉन्ड, इट्स अ वंडरफुल लाइफ ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है, फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन, ये आप याद कर लीजिएगा। इट्स अ वंडरफुल लाइफ ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन, 2 आप याद रखिएगा। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। फिर आप नेक्स्ट अगर देखेंगे राम सेवक शर्मा की पुस्तक है द मेकिंग ऑफ आधार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये ऊपर वाला दूसरा वाला। फिर अगर आप देखेंगे चांदमल कुमावत, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। मोदी इंडिया कॉलिंग सन 2021, मतलब मोदी जी को इंडिया फिर बुला रही है सन 2021 में। इसने कहा था बेटा, ये चांदमल ने कहा था, ठीक है, चांद पर जाकर, ठीक है, चांदमल ने कहा था चांद पर जाकर कि मोदी आओ, फिर बुला रहा है तुमको भारत, ठीक है, याद रखना। फिर अगर देखोगे अल्फ्रेडो कोवेली, अल्फ्रेडो कोवेली की आपकी क्या है, वुहाना, क्या है, वुहाना मास्टर क्लास, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर देखोगे आपको कौशिक बसु क्या हो जाएगा, पॉलिसी मेकर जनरल हो जाएगा। नेक्स्ट पुस्तक अगर देखोगे नितिन गोखले की है, मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है, मनोहर पर्रिकर से संबंधित। फिर अगर देखोगे अच्युत सावंत, नीला, क्या है आपकी, नलिमा रानी, माई मदर माई हीरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आपकी पूछा गया था अभी। फिर ये भी पुस्तक देखोगे सुनीत द्विवेद की पुस्तक कौन है बेटा, बुद्धा इन गंधार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखिएगा। फिर देखोगे अवतार सिंह बशीन ने पुस्तक लिखी है, नेहरू तिब्बत चीन, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। बहुत सारी पुस्तकें हर वर्ष लगभग 100-150 पुस्तकें लिखी जाती है, तो आपको सब नहीं याद करना है, लेकिन 15-20 से पुस्तकें तो बेटा आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। फिर अगर देखोगे आप लोग आदित्य गुप्ता जो 7 लेंसेस फ्रॉम एवरेस्ट, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पुस्तक है। फिर अगर देखोगे सलमान रुश्दी लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ आपकी क्या है, गांधी जी की आत्मकथा है, ठीक है, तो भी आप याद रखिएगा। ये आपका क्या है, सलमान रुश्दी की है, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ की यहाँ पे बात कर रहा है। फिर अगर आप बात करोगे नेक्स्ट की अगर आप बात कर रहे हो बेटा, नितिन राकेश जेरी विंड की पुस्तक, बेटा पुस्तक का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम्स इन क्राइसिस। फिर देखोगे डेविड न्यूयॉर्क की पुस्तक क्या है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये भी पुस्तक आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अगर देखोगे अमर्त्य सेन के बारे में देखोगे, इनकी पुस्तक क्या है, होम इन द वर्ल्ड, बेटा न्यूयॉर्क की, लेकिन ये जो डेविड न्यूयॉर्क है इसके बारे में एक चीज़ और सुन लो। न्यूयॉर्क शब्द जो आया है, न्यूयॉर्क का अर्थ क्या होता है, यहाँ नहीं ये आपके वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं। वैदिक सभ्यता में स्त्रियों को बेटा कुछ अधिकार दिए गए थे, स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, ठीक है, स्त्रियों में कोई बुराई नहीं पाई जाती थी, पर्दा प्रथा सदी प्रथा इनकी बुराइयां नहीं पाई जाती थी, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, ठीक है, हर चीज़ महिलाओं के अधिकार थे, सिर्फ राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त होते महिलाओं को, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। तो उस समय बेटा महिलाओं को नियोग का भी अधिकार प्राप्त था। नियोग का अर्थ है अगर औरत किसी स्त्री के बच्चे नहीं हो रहे हैं या उसके पति की मृत्यु हो गई है तो अपने किसी निकट संबंधी खासकर अपने देवर से संबंध बनाकर संतान की उत्पत्ति कर सकती थी, इसी को क्या बोला गया है, नियोग बोला गया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया पेपर में, ठीक है। फिर अगर देखोगे बेटा अमर्त्य सेन की पुस्तक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। अमर्त्य सेन की पुस्तक क्या है, होम इन द वर्ल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर देखोगे अमिताभ घोष की पुस्तक बेटा द नट मेंस कर्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिल स्मिथ की पुस्तक बेटा कौन है, बिल, तो बेटा हमने स्मिथ के आगे बिल लगा दिया, नाम इनका स्मिथ है लेकिन हमने बिल लगा दिया है बिल स्मिथ। जब पढ़ोगे तो इनकी पुस्तक क्या हो जाएगा, बिल हो जाएगा। सुरेश रैना की पुस्तक आपकी क्या है, तो बिलीव है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है, जो ये हमने बताया है आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सुरेश रैना आपकी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सुरेश रैना आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विल स्मिथ मतलब स्मिथ बहुत इंपॉर्टेंट, अमर्त्य सेन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। फिर देखोगे बेटा नीना गुप्ता, सच कहूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नीना गुप्ता सच कहूँ तो कह दो ना सच, कौन मना किया है नीना जी, ठीक है, तो नीना गुप्ता की है सच कहूँ तो, ठीक है, तो आप याद रखना। फिर अगर देखोगे आप जस्टिस R.N. रविंद्र ने लिखा था बेटा इनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुस्तक है आपके लिए। फिर देखोगे खेमलता बाखलू ने पुस्तक लिखी थी कश्मीरी सेंचुरी, ये भी आप याद रखिएगा। फिर अगर आप बात करते हैं एक चीज़ और है बेटा, जब कश्मीरी सेंचुरी की बात कर रहा था, यहाँ पे और बता देते हैं, एक आपका अभ्यारण्य पड़ता है द्राचिगम अभ्यारण्य, क्या द्राचिगम अभ्यारण्य, वहाँ पर कश्मीरी स्टैग पाए जाते हैं, कश्मीरी हिरण पाए जाते हैं, तो कहाँ पड़ता है आपका, कश्मीरी लद्दाख के क्षेत्र में इधर पड़ता है, तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। फिर बात करोगे बेटा रवि शास्त्री की, अगर बात करो रवि शास्त्री की, तो स्टार गेजिंग द प्लेइंग इन माई लाइफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखोगे अमिताभ घोष, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, अमिताभ घोष ने क्या लिखा है, लिविंग माउंटेन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बुकों से संबंधित। फिर अगर देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें, इसको हमने बड़ा करके लिख दिया है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। जो बाइडेन, ठीक है, अमेरिका के जो प्रेजेंट में आपके राष्ट्रपति हैं आपके जो बाइडेन, उनकी पुस्तक क्या है, दिस एज अमेरिकन डे, ठीक है, दिस एज अमेरिकन डे, ठीक है। फिर अगर देखोगे इंदिरा नूई की पुस्तक क्या है, माई लाइफ इज फुल, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर देखोगे कबीर वेदी की पुस्तक क्या है, स्टोरीज आई मस्ट टेल, ये भी याद रखना। फिर अगली पुस्तक है आपकी समीर सोनी पुस्तक का क्या नाम है, माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। फिर अगर देखोगे संजय बारू की पुस्तक तो वैसे भी इंपॉर्टेंट रहती है, संजय बारू की रस्किन बॉन्ड की हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक रहती है। संजय बारू की पुस्तक क्या है, इंडियाज पावर एलिटर। फिर अगर देखोगे सत्यजीत रे की पुस्तक क्या है, एनअदर डोजन स्टोरी, ए सत्यजीत रे
अनादर काहे कर रहे हो, किसी का आदर करो ना। ए सत्यजीत रे, सबका अनादर ना करो, आदर करो, ऐसे इसको याद कर लेना। फिर अगर देखोगे कल की कोचलिन, ठीक है बेटा, इनकी पुस्तक क्या है, एलिफेंट इन द बॉम्ब्स है, एलिफेंट इन द बॉम्ब्स, भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर देखोगे J.K. रोलिंग, इनकी जो पुस्तक है द क्रिसमस बैग और आपकी द क्रिसमस पिग, इतनी चीज़ें बेटा आपको इतनी पुस्तकें याद रखनी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर यहाँ पे हमने कुछ पुरस्कार यहाँ पे आपके लिए और ऐड कर दिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं। ये वीडियो आपके लिए देखा जाए तो ये एकदम पावरफुल वीडियो होगा, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा, दोनों वीडियोस देख लेते हैं तो आप करंट के क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। फिर देखोगे बेटा 93वां ऑस्कर अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फिल्म से संबंधित ऑस्कर होते हैं, अवार्ड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 93वां ऑस्कर अवार्ड जो सन 2021 है, इसमें कौन सा पुरस्कार किसको दिया है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आप देखेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो इसमें अवार्ड मिला है आपको, नोमैडलैंड को मिला है। डायरेक्टर इसके कौन है, क्लो झाओ, डायरेक्टर कौन है बेटा इस पिक्चर के, नोमैडलैंड के आपके, तो क्लो झाओ। ये भी आपको बेटा याद रखना है, ठीक है। वीडियो तो थोड़ा लंबा हो जाता है बेटा, गला सूखने लगता है, ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। ठीक है, तो बेटा सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है बेटा, नोमैडलैंड, ठीक है। डायरेक्टर कौन है इसके, क्लो झाओ हैं। फिर देखोगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है बेटा, एंथनी हॉपकिंस है। किस फिल्म के लिए, द फादर फिल्म के लिए बेटा इनको क्या मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है और सर्वश्रेष्ठ हीरोइन कौन है हिंदी में अगर पूछा जाए तो फ्रांसिस मैकडोरमैंड है आपके नोमैड फिल्म के लिए, ठीक है। नोमैडलैंड फिल्म है, इसको बेटा हम जल्दी में पढ़ लेते हैं, नोमैडलैंड, ठीक है, पढ़ने में सरल पड़ता है, याद भी बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो नोमैडलैंड ऐसे पढ़ लेना, ठीक है, ये आप लोग। तो ये बेटा जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है फ्रांसिस मैकडोरमैंड, इनको बेटा क्या दिया, तो याद करना, मैड और लैंड, ठीक है। तो मतलब नोमैडलैंड फिल्म के लिए इनको क्या दिया गया है, मैकडोरमैंड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। फिर देखोगे सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो क्लो झाओ को दिया गया है। किस फिल्म के लिए, नोमैडलैंड फिल्म के लिए दिया गया है। बेटा ऐसे बोला, एकदम ऐसे पढ़ाओगे बहुत अच्छा लगेगा, नोमैडलैंड थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, नोमैडलैंड है आपको, ठीक है। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन शब्द यहाँ पे टाइप कर दिया गया है, ठीक है। फिर अगर देखोगे बाफ्टा अवार्ड अगर बात करोगे, बाफ्टा अवार्ड जो 21 में बेटा आपके दिए गए हैं, तो सेम यही जो हमने आपको लिखवाया है, सेम अभी जो हमने 93वां ऑस्कर अवार्ड मिला है, इसमें जो सेम आपकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है नोमैडलैंड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एंथनी हॉपकिंस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है आपकी फ्रांसिस मैकडोरमैंड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है आपके एंथनी हॉपकिंस, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो आपके डायरेक्टर हैं क्लो झाओ, सेम यही अवार्ड इसके आपके बाफ्टा अवार्ड में दे दिए गए हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया ऊपर वाला सेम, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगर देखोगे आप लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहाँ पर बात कर रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके लिए, 66वां फिल्म फेयर अवार्ड, आपका 66वां फिल्म फेयर अवार्ड जो आपके सन 2021 में दिए गए हैं, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनकी अगर आप बात करते हैं इन अवार्ड की, तो इसमें भी जो बेटा आपको याद करना है, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो इतने क्वेश्चन आप बेटा आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है आपकी थप्पड़ है, इसके बेटा निर्देशक कौन है, तो अनुभव सिन्हा है। ये आपको याद रखना है कि वो कौन सा पुरस्कार पूछ रहा है, ये नहीं कोई भी पुरस्कार पूछे आप नोमैडलैंड लगा दो, थप्पड़ लगा दो, ठीक है। तो बेटा इसमें जो आपका दे देगा कि 66वां फिल्म फेयर अवार्ड सन 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो थप्पड़ मूवी को मिला है, इसके निर्देशक कौन है, अनुभव सिन्हा है। फिर देखोगे आप सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है इरफान खान को, इनकी मूवी है अंग्रेजी मीडियम, इस फिल्म के लिए इनको क्या दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड तापसी पन्नू को दिया गया है, थप्पड़ फिल्म के लिए दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड ओम राउत को दिया गया है तानाजी जी फिल्म के लिए। इतने क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार सन 2021 याद रखने हैं, और भी बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं, लेकिन मेन पुरस्कार हैं आपके ये, तो कम समय में आपको पढ़ के चला जाना है।
उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से फंसने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। फिर आप बात करेंगे नेक्स्ट पुरस्कार आपका कौन सा है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, ठीक है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड सन 2021 से भी आपको याद रखना है। इसी में भी आपको वही सेम चीज़ याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, छिछोरे मूवी। इसके निर्देशक कौन है आपके, नितेश तिवारी जी हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर अगर आप बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी को मिला है अवार्ड, ठीक है, भोसले मूवी के लिए। और आपके धनुष हीरो हैं, इनको मिला है असुरना मूवी के लिए, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। फिर अगर आप देखते हो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कंगना रनौत को मिला है मणिकर्णिका मूवी के लिए, इतना भी आपको याद रखना है। लास्ट में बेटा अगर देखोगे सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो संजय पूरण सिंह चौहान को मिला है 73 हीरोए मूवी के लिए। तो इतना आपको क्वेश्चन इन फिल्म फेयर जो भी फिल्म फेयर अवार्ड है, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड है, तो इन सब जो भी अवार्ड हैं आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाफ्टा अवार्ड है, इतने क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ पुरस्कार हमने बेटा और आपके लिए ले लिए हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है, तो इसके संबंध में भी कुछ क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर आप बात करते हैं दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ठीक है, सन 2021 में भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो तान्हा जी को मिला है, निर्देशक कौन है, ओम राउत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है, तो अक्षय कुमार को मिला है लक्ष्मी फिल्म के लिए, ये भी आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दीपिका पादुकोण को मिला है छपाक मूवी के लिए। फिर आप देखेंगे सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किसे, या निर्देशक को, डायरेक्टर को हिंदी भी दे सकता है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है, तो अनुराग बसु को मिला है लूडो फिल्म के लिए। यही 4 चीज़ें हर अवार्ड में आपको कम समय में पढ़ लेना है, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे कुछ चीज़ें और बेटा दिया है, ये दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड सन 2021 है, ठीक है। फिर अगर आप बात करते हैं, केवल अगर आपसे पूछ रहा है लाइट नहीं आ रही क्या सर, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार सन 2021 में बेटा किसको दिया गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की नहीं बात कर रहा है, अगर ऐसे पूछ रहा है भारत में, ठीक है, कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार बेटा सन 2021 में किसे दिया गया है आपको, तो रजनीकांत को दिया गया है, ये भी याद रखना है। फिर आप बात करेंगे बेटा ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड बेटा सिंगिंग के क्षेत्र में दिए जाते हैं आपके, तो ग्रैमी अवार्ड सन 2021 में एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड में अगर बात करोगे, ग्रैमी अवार्ड में आपका एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड जो मिला है बेटा, वो टेलर इशूफिट में मिला है, टेलर इशूफिट, सिर्फ आप टेलर को याद रखना। फिर बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड बेटा किसे मिला है, तो अगर आप देखोगे आई कॉन्ट ब्रीथ, ये बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, कुछ और भी पुरस्कार है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैंने लिख दिया है। यूके यूनाइटेड किंगडम एशियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड सन 2021 में हुए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड सन 2021 में देखेंगे तिलोत्तमा सोम को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है गौतम घोष के लिए। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस फिर भी हमने आपके लिए डाल दिया कि अगर पढ़ लोगे तो हो सकता है सही हो जाए। फिर अगर आप देखोगे मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सन 2021 में बेस्ट विदेशी फिल्म का अवार्ड बेटा किसे दिया गया है, पुगल्या दिया गया है बेटा, मराठी फिल्म है। अगर आप देखोगे रोटरडम फिल्म महोत्सव सन 2021 में टाइगर अवार्ड जीतने वाली फिल्म बेटा कौन है, फिल्म कौन सी है, कुछ हम मंगल, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सन 2021 में गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीतने वाली फिल्म आपकी कौन सी है, तो इन टू द डार्कनेस, ये पुस्तक आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपके लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिर अगर आप बात करते हैं न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड बेटा अगर देखोगे तो हैप्पी बर्थडे। बेस्ट अभिनेता आपके कौन है आपके, तो अनुपम खेर है, इतना आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा है ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए, इतना आप याद रखिएगा। थोड़ा बेटा स्पीड पकड़ के इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कम समय में वीडियो बेटा पूरा आपको अवेलेबल करा दिया जाए, पूरे क्वेश्चन आप बेटा कवर हो जाए, ताकि आप अच्छे से कुछ पेपर दे के आए, ठीक है। फिर अगर देखोगे बेटा सन 2021 से कुछ महत्वपूर्ण तूफान आए गए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा तूफान कहाँ पर आया है, कौन से तूफान ने किस देश या किस राज्य को प्रभावित किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखोगे बेटा यास तूफान ये पश्चिम बंगाल उड़ीसा में आया था, इसका मतलब इसको प्रभावित किया है। बोला तूफान बेटा, बेला जैसे को बोला कह सकते हैं, बेला तूफान बेटा आपके ब्रिटेन में आया था। एल्सा तूफान आपका हैती में आया था। यासा तूफान आपका फिजी में आया था। सेरोजा तूफान आपका ऑस्ट्रेलिया में आया था। नेपार्टक तूफान आपका जापान में आया था। ताउते तूफान आपका महाराष्ट्र गुजरात में आया था। इम्फा तूफान आपका कहाँ आया था, चीन में आया था। ऐसे बेटा जल्दी जल्दी आपको पढ़ लेना है, एक नज़र देख लेना है आपको,
ताकि ना आने से तो अच्छा है कुछ आ जाए। ठीक है बेटा, तो आप पढ़ लेंगे तो आपकी नज़रों के सम्मुख रहेगा, तो आपके क्वेश्चन सही होने के चांस रहेंगे। ठीक है, फिर से देख लीजिए, यास तूफान पश्चिम बंगाल उड़ीसा, बेला तूफान ब्रिटेन, बेला बासे ब्रिटेन, एलिशा तूफान हैती, एलिशा हैती, याशा फिजी, यासा तूफान फिजी, सेरोजा ऑस्ट्रेलिया, नेपार्टक तूफान जापान, ताउते तूफान महाराष्ट्र गुजरात, इम्फा तूफान आपका कहाँ हो जाएगा, चीन हो जाएगा। फिर देखेंगे बेटा भारत में पहली बार कुछ काम सन 2021 में भारत में पहली बार हुए हैं, ये भी आपके करंट के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। जो काम बहुत इस बार पहली बार किया गया है, ऐसे क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। पहली बार क्या है, अगर पूछता है भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है भारत में, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर पूछता है भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो चंडीगढ़ में। कहाँ, चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, पूछता है भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आपका केरल राज्य हो जाएगा। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। ये अभी NTPC में आपके पूछा गया था। ठीक है, और ये ऊपर केरल वाला भी पूछा गया था। फिर आप देखेंगे भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपके चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। फिर देखेंगे पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यूपी से संबंधित है। फिर अगर आप देखते हैं भारत का पहला नाव पुस्तकालय कहाँ बनाया गया है, पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, भारत का पहला चमड़ा पार्क कहाँ बनाया गया, तो आपको सबको पता है ये उत्तर प्रदेश का कानपुर स्थान है। ये चमड़ा उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बेटा क्या है, चमड़ा पार्क स्थापित किया गया, तो ये आपको याद रखना है। फिर आप देखेंगे भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया, तो आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आपके बिहार में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, पहला इंडोर स्क्री पार्क आपका कहाँ स्थापित किया गया, तो हिमालय में स्थापित किया गया है। भारत का पहला प्लाज्मा पार्क आपका कहाँ, नई दिल्ली में स्थापित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरविंद केजरीवाल जी चिल्ला के बता रहे थे, अपना प्रचार कर रहे थे कि हमने प्लाज्मा पार्क स्थापित किया है। ठीक है, फिर अगर आप बात करेंगे भारत का पहला वाटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, आपके हरियाणा में। सर बंद कर लीजिए। भारत का पहला वाटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, हरियाणा में स्थापित किया गया है। फिर अगर आप बात करेंगे भारत का पहला इको ब्रिज पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, आपके उत्तराखंड में। पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, उत्तराखंड में। पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, आपका उत्तराखंड में। और भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, आपके उत्तराखंड में। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी हमने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतने तो आपको ज़रूर से ज़रूर बेटा याद रखना है। ठीक है, कम समय में जितने भी क्वेश्चन आपके लिए सही हो जाए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। कितने क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं इतना आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर आप बात करते हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, कुछ इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, भारत सरकार ने कौन सा लक्ष्य कब रखा था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फिर अगर आप देखेंगे भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने का लक्ष्य कब रखा गया है, सन 2022 में। देश को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य कब रखा गया है, सन 2030 में। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य कब रखा गया है, सन 2025 में। सर बंद कर लीजिए दरवाजे। ठीक है, फिर अगर देखेंगे टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब रखा गया है, सन 2025 में। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, ये लक्ष्य कब तक रखा गया है आपको बेटा, तो ये लक्ष्य अगर देखा गया है सन 2030 तक रखा गया है। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य सन 2022 में रखा गया है। किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य सन 2022 में रखा गया है। दुग्ध उत्पादन की क्षमता को दुगुना करने का लक्ष्य सन 2025 रखा गया है। हर घर में नल से जल और स्वच्छ जल की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है सन 2024 में। सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है सन 2022 में। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है सन 2025 तक। फिर आप देखेंगे बजट सन 2021-22 के तहत 100 एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है सन 2025 तक। फिर आप देखेंगे हर घर को बिजली व LPG उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है सन 2022 तक। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है सन 2023 तक। और लास्ट आपका बनता है GDP में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से
बढ़ाकर 25% करने का जो आपका लक्ष्य रखा गया है आपका वो कब है, सन 2024 तक। अतः बेटा कहना चाहता है कि इस वर्ष तक हम ये काम कंप्लीट कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कर दिया है कि भारत को हम प्लास्टिक मुक्त कब तक कर लेंगे, सन 2022 तक। देश को मलेरिया मुक्त कब तक बना लेंगे, सन 2030 तक। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बेटा हम टिक कर देते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक वाला है इंपॉर्टेंट आपका, ये मलेरिया वाला है। फिर आपको देखो टीबी मुक्त वाला है, कुल वाहनों में इलेक्ट्रिक वाला है, सबको आवास मुहैया कराना किसानों की आय दुगना है, दुग्ध उत्पादन वाला दुगना है बेटा आपका, ब्रॉडबैंड से इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है आपका बजट। ये इतने बेटा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एनटीपीसी में आपके खूब पूछे गए थे, तो इसको बेटा आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर अगर देखोगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख प्रेसिडेंट में कौन है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतने क्वेश्चन बेटा अगर आप याद रखते हैं जितने आप आज हमने आपको बता दिया है और कल भी हम आपको बता देंगे, इतने क्वेश्चन अगर याद रखते हैं तो उम्मीद की जाती है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखेंगे बेटा किस संगठन का प्रमुख बेटा कौन है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, इसको आप याद रखना है। इसको भी जल्दी जल्दी बता देते हैं, आप इसको देख लीजिएगा, वीडियोस बेटा स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। देखा जाए अगर यूरोपीय संघ का बेटा इसमें प्रमुख कौन है, तो उर्सुला वॉन डर लेयेन है। ओपेक के प्रमुख कौन है बेटा, शानुशनी बरकिंदे हैं। एमनेस्टी के सर्वप्रमुख कौन है बेटा, इसमें अगर देखा जाए एग्नेस कैलमई हैं। एशियाई विकास बैंक के बेटा आपके मतसुगु अशकावा हैं। आसियान के कौन हैं, लिम जाई हो हैं। सार्क के आपके कौन है, इशाला रुवन विराकुन है। विश्व व्यापार संगठन के कौन है आपके, नागोजी ओकोंजो इवेला है। बिम्स्टेक के आपके कौन है बेटा, बिम्स्टेक के आपके शाहिदुल्लाह इस्लाम है। संघाई सहयोग संगठन के आपके कौन है, व्लादिमीर नोरोव है। अफ्रीकी संगठन फेलिक्स एंटोनी के बेटा अगर देखा जाए आपके अफ्रीकी संगठन के कौन है बेटा आपके, तो फेलिक्स एंटोनी टी सेडकी हैं, ठीक है। फिर अगर देखा जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बेटा प्रेजेंट में प्रमुख कौन है, टेड्रोस अधनोमा है। नाटो जेंस स्टॉल टेनबर्ग के टिकल है बेटा, देखा जाएगा नाटो के कौन है, तो जेंस स्टॉल टेनबर्ग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं। विश्व बैंक के कौन है, डेविड मालपास हैं। डेविड मालपास कहते हैं बेटा माल मतलब पैसा, पैसे को हम लोग कहते नहीं है माल, हमारे पास बहुत ज़्यादा धन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, विश्व बैंक से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात करोगे अब्दुल कावी अहमद यूसुफ हैं, ठीक है। यूनेस्को के कौन है आपके, आंद्रे एजोला हैं। फिर अगर बात करोगे राष्ट्रमंडल के बेटा अगर देखोगे राष्ट्रमंडल के प्रमुख कौन है, तो बेटा यहाँ पे अलग क्वेश्चन है। ये राष्ट्रमंडल के प्रमुख कौन है, पेट्रोसिया स्कॉटलैंड के हैं, ठीक है। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, ठीक है। फिर देखोगे इंटरपोल के प्रमुख कौन है, जुगुन स्टॉक हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रमुख कौन है, गाय राइडर। गाय से याद रखना बेटा, गाय श्रम, श्रम मतलब श्रमिक अर्थात किसान लोग भी याद करते हो, तो किसान लोग क्या पालते हैं बेटा, आपकी गाय पालते हैं, ठीक है। तो गाय से याद रखना। फिर देखोगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कौन है आपके, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है बेटा आपके, एन रीटा H4 हैं आपके। फिर अगर देखोगे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग के आपके प्रमुख कौन है, फिलिपो ग्रांडी हैं। तो इतने बेटा आपको याद रखने हैं। इसमें से आपके इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं वो आपको हम टिक कर देते हैं। इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, यूरोपीय संघ याद रखना है, ओपेक याद रखना है, ठीक है। एशियाई विकास बैंक आपको याद करना है, आसियान याद करना है, सार्क याद करना है, विश्व व्यापार संगठन याद करना है, संघाई सहयोग याद रखना है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वाला नाटो बेटा आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ आप याद रखिएगा, विश्व बैंक आप याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय याद रखिएगा, यूनेस्को याद रखिएगा, ठीक है। इंटरपोल भी पूछा गया है आपसे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष याद रखना, और आपका ये इतने क्वेश्चन बेटा आपको याद कर लेने, एक दो छोड़ देना है, लेकिन हमने बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट ही रखे हैं। और भी बहुत सारे पद हैं लेकिन हमने नहीं लिखे हैं, ठीक है। इतना आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर अगर बात करोगे प्रमुख बेटा कुछ खेल पुरस्कार हैं बेटा जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट हमने लिखे हैं सिर्फ, ये आप सिर्फ एक नज़र इनको देख लीजिएगा जाते समय, ठीक है। हमारा उद्देश्य है आपको नोट्स अवेलेबल कराना, आपको बताना, आपको अवगत कराना कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका कर्म है बेटा पढ़ना इसको, ठीक है। फिर कुछ पुरस्कार जल्दी जल्दी आप देख लीजिएगा बेटा। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप सन 2021 में बेटा किसने जीती है, मार्क शेल्बी ने जीती है। रिचर्ड हेडली मेडल सन 2021 बेटा किसको मिला है, केन विलियमसन को मिला है। पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स सन 2021 किसे मिला है, लुइस हैमिल्टन को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा ये याद रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। फिर देखोगे इटालियन ओपन सन 2021 में किसे मिला है, राफेल नडाल को मिला, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेलग्रेड टेनिस ओपन सन 2021 में किसे मिला है, नोवाक जोकोविच को मिला, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स सन 2021 को मिला है, लुइस हैमिल्टन को मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर देखोगे जितने भी बेटा आपके ओपन
है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। बार्सिलोना टेनिस ओपन 2021 किसको मिला है? राफेल नडाल को मिला, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर देखोगे अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसको मिला है? सर्जियो पेरेज को मिला, ये भी इंपॉर्टेंट है। फीफा मिनी WC सन 2021 बेटा अवार्ड किसे मिला है? देखोगे तो बायर्न म्यूनिख को मिला, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 अवार्ड किसे बेटा दिखाया है, किस राज्य को दिया गया है आपके? तो अगर देखा जाएगा तो महाराष्ट्र राज्य के क्षेत्र को आप कह सकते हो, मुंबई को आपको दिया गया है। फिर आप देखोगे लिविंग क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड सन 2021 बेटा किसके दिया गया है? बेन स्टोक्स को दिया गया है। फिर अगर देखोगे UEFA चैंपियन लीग सन 2020-21 का अवार्ड किसे मिला है आपको? चेल्सा को मिला है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर अगर देखोगे मोटे कार्लो मास्टर्स सन 2021 अवार्ड किसने मिला है? स्टेनोस सिपाश। इतने इसमें जो बेटा आपको याद करने, जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक किया है, ये आपको याद करना है, ये 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 याद करना है, तो आपको ये याद करना है। और विजय हजारे ट्रॉफी वाला, इतने क्वेश्चन अगर आप याद करते हैं तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक नज़र में आपको इन क्वेश्चन से अवगत करा दिया जाए, इसलिए थोड़ा जल्दी से हम इसको बेटा बताया दे रहे हैं, ठीक है, कि आपका कवर हो जाए मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है। फिर अगर देखोगे और भी कुछ अवार्ड हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमने आपको कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो कौन सा अवार्ड है? F1 कार रेस, ये आपके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। F1 कार रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स बेटा किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है, ठीक है। फिर देखोगे बेटा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का प्रेसिडेंशियल, ठीक बोलते हैं बेटा, प्रेसिडेंशियल अवार्ड इसको बोलते हैं बेटा, एक कार्तिकेय पांडे को दिया गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगर देखोगे एंटीना गलकिट्स अवार्ड सन 2021 से बेटा हॉकी इंडिया टीम को मिला, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया के जो भी अवार्ड हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 68वें ग्रैंड मास्टर अवार्ड बेटा किसे दिया गया है? अर्जुन कल्याण को दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में पुरुष जो अवार्ड जीता है वो नोवाक जोकोविच, मोस्ट इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लो बेटा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में पुरुष बेटा अवार्ड जो मिला है, ठीक है, किसे मिला है? नोवाक जोकोविच को मिला है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन में ही अगर महिला बेटा पूछेगा तो नाओमी ओसाका को मिला है, किसको बेटा? आपके नाओमी ओसाका को मिला। बड़ा थोड़ा हट के पढ़ाते हैं, देखिए जो भी जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसलिए इधर हट के पढ़ाते हैं थोड़ा। फिर अगर देखोगे लारियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में के बेटा जो हमने अगले 3 पॉइंट लिखे हैं किस अवार्ड से संबंधित हैं? तो लारियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड सन 2021 से संबंधित हैं। कौन सा? देखोगे स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड सन 2021 में बेटा किसको मिला है? राफेल नडाल को मिला है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड सन 2021 में किसको मिला है? किसको मिला है? नाओमी ओसाका को मिला है। स्पोर्ट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सन 2021 में किसे मिला है? बिली जीन किंग को मिला है। मोस्ट ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, याद रखना। फिर बेटा ये जो जितने भी फ्रेंच ओपन है ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, सब है आपके, ठीक है। फ्रेंच ओपन सन 2021 वाले का पुरुष की बात करेगा तो किसको मिला है? नोवाक जोकोविच को मिला है, ठीक है। फ्रेंच ओपन अगर महिला की बात कर रहा है तो बारबारा क्रिजिशिकोवा, ठीक है, क्रिजिशिकोवा को मिला है, ये आप याद रखिएगा। फिर अगर बात करोगे गेलफेड चैलेंज चेस 2021 का अवार्ड किसे मिला बेटा? तो डी गुकेश को मिला है। फिर देखोगे मियामी पुरुष टेनिस ओपन 2021 बेटा किसको मिला है? ह्यूबर्ट हरकस को मिला है। और मियामी महिला टेनिस ओपन 2021 किसको मिला है? एस्री बाल्टी को मिला है, ठीक है। तो इतना आप नीचे के 2 याद रखिएगा, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट में आते हैं, इतना आप याद कर लीजिएगा, ठीक है बेटा, आपके लिए इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन है। फिर बेटा हमने यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक युद्ध जो है आपके लिए बेटा बहुत पूछा जाता है, हमने आपको लिख दिया है, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना है बेटा युद्ध किसके मध्य हुआ था, ठीक है, बाकी क्वेश्चन कुछ मत याद करना। अगर देखोगे भारत के प्रमुख युद्ध की बात करोगे बेटा, प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध है, तो बेटा अगर बात कर रहे हो थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक बेटा, ये क्या है बेटा? इतिहास के प्रमुख युद्ध हैं। अगर बात करोगे तराइन के 2 युद्ध अगर बात करोगे, तराइन का पहला युद्ध और आपका तराइन का द्वितीय युद्ध। अब 2 व्यक्तियों का बेटा नाम याद रखना, महमूद गजनवी और आपका मोहम्मद गौरी, ठीक है। दोनों में बेटा डिफरेंस देखिए, जो महमूद गजनवी है इसके ये किस उद्देश्य से बेटा भारत आया था? तो लूटना, इसका एकमात्र उद्देश्य था भारत को लूटना। लेकिन जो मोहम्मद गौरी बेटा आया था इसका मेन उद्देश्य था साम्राज्य स्थापित करना। क्या है आपका? साम्राज्य स्थापित करना। इसलिए देखो बेटा आपके मोहम्मद गजनवी ने भारत में कई बार आक्रमण किया था, ठीक है, भारत को लूट कर ले गया था, ठीक है, भारत को लूट कर ले गया था। आपके 1025 ईस्वी में आपके 1025 ईस्वी में आपके सोमनाथ मंदिर में आक्रमण किया था और बहुत सारा सोना लूट कर ले गया था, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य था लूटना। कैसे
याद करोगे तो याद करोगे गजनवी, गजनवी गंजा से याद करना। नौवा लोग क्या करते हैं, गंजा बनाकर लोगों को क्या करते हैं, लूटते हैं। मोहम्मद गौरी साम्राज्य स्थापित करना। तो बेटा जब मोहम्मद गौरी आया था बेटा, तो इसके शासनकाल में देखोगे बेटा तो तराइन के बेटा युद्ध हुए थे, ठीक है, 2 युद्ध हुआ था। तराइन का पहला युद्ध 1191 में, तो तराइन का दूसरा युद्ध आपका बेटा, तराइन के युद्ध की बात करोगे पहला युद्ध 1191 में हुआ था, दूसरा युद्ध आपका 1192 में हुआ था, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य। पहले युद्ध में पृथ्वीराज जीते थे, दूसरे युद्ध की अगर आप बात कर रहे हो तो दूसरे युद्ध में आपके मोहम्मद गौरी जीते थे। फिर आप बात करते हो चंदावर का युद्ध बेटा कब हुआ था, देखो 4 से चंदावर, फिर आपको देखो 94 में भी 4 रहा है, और इधर भी देखो आपका 4 रहा है, तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य हुआ था चंदावर का युद्ध। फिर अगर पानीपत का युद्ध जीतोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पानीपत का युद्ध है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये 1526 में हुआ था। यहीं पर आपका दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है, क्योंकि इब्राहिम लोदी जो अंतिम शासक था इसको बाबर मार कर बेटा मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, बाबर जीत जाता है इसमें। फिर देखोगे बेटा खानवा का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, पानी पियो 26 में, खाना खाओ 27 में, खानवा क्या है 27 में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था बेटा, 1558 में बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था, मेदिनी राय के मध्य। घाघरा का युद्ध आपका जो हुआ था बेटा 1529 में हुआ था, बाबर और अफगान के मध्य। तो पहले पानी पियो 26 में, खाना खाओ 27 में, फिर जाओ 28 में आप क्या करो बेटा, चांद देखो छत पे टहल के, ठीक है। फिर चांद देखो, फिर कहीं देखो छत पे आपको घाघरा दिखा हुआ मिल जाता है, तो उसको भी क्या करो 29 में आप देख लो, ठीक है। तो ऐसे याद करना है इसको। फिर अगर देखोगे पानीपत का दूसरे युद्ध की अगर बात करोगे, ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के मध्य। इसमें बेटा आपका अकबर विजयी रहा था, ठीक है। अकबर हारा जा रहा था, लेकिन अचानक क्या होता है, अचानक कहीं से तीर आता है और हेमू के लग जाता है और हेमू मर जाता है। ये हिंदू शासक था, इसने अकबर को विनाश करने की कसम खाई थी हेमू ने, लेकिन अंततः पराजित हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था आपका, तो 1761 में हुआ था, अहमद शाह और मराठों के मध्य हुआ था। प्लासी का युद्ध आपको जरूर इससे जरूर याद रखना है, ठीक है। 23 जून 1757 अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। फिर चौसा का युद्ध बात करोगे बेटा, चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था। कन्नौज का युद्ध की अगर बात करोगे 1540 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, ठीक है। दोनों युद्ध आपके शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुए थे, तो दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध की अगर बात करोगे तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 में हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था आपका, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है, इसको भी याद रखना है। फिर बक्सर के युद्ध बात करोगे, बक्सर का युद्ध 1764 में 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, अंग्रेज और मीर कासिम, मेनली अंग्रेज और मीर कासिम कह सकते हैं, लेकिन इसमें अंग्रेजों के साथ अगर बात करोगे तो अवध का नवाब था, हैदराबाद का नवाब था और आपका मुगल सम्राट का शासक था, ठीक है। तो तीनों ने मिलकर युद्ध लड़ा था, अंग्रेज आपके जीत गए थे। यही से अगर देखा जाए पूरी तरह से भारतीय राजाओं की शक्ति को थोड़ा बहुत समाप्त कर दिया था, लेकिन पद बना रहता है। पद आपका कब समाप्त होता है, जाकर 1857 क्रांति के बाद 1858 में। तो यही बेटा आपका युद्ध होता है बक्सर का। जिसके बाद आपका देखोगे 12 अगस्त 1700 बेटा 12 अगस्त क्या है बेटा, 12 अगस्त 1765 और आपका 16 अगस्त 1765 बेटा इलाहाबाद की 2 संधियाँ होती हैं। इसके माध्यम से बंगाल, बिहार, उड़ीसा का अधिकार जो होता है राजस्व का अधिकार, दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल जाता है। इतनी बातें बेटा आपको और याद रखनी है, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बेटा इतने ही आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इतने ही हैं। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा स्पीड से पढ़ाया गया है, लेकिन बेटा कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें पा जाओ। ज़रूरी है आपके पास नोट्स होना। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप पढ़ सकते हो उसको बेटा, अगर नोट्स नहीं तो कहाँ से पढ़ोगे। तो हमने आपको एक नोट्स अवेलेबल करा दिया है, वो एक आपको कम समय में आपको दिशा निर्देश दे दिया है। आपकी जिम्मेदारी है इन नोट्स का वीडियो देखें, स्क्रीनशॉट ले, आप इसको पढ़कर चले जाएं। फिर इसी के साथ बेटा कल आपका लास्ट वीडियो आएगा, वो बहुत बड़ा आपका वीडियो होगा, बहुत बड़ा मतलब नहीं 4-5 घंटे का, कम से कम 1.5-2-2.5 घंटे का वीडियो रहेगा। वो आपका पूरा मैराथन वीडियो रहेगा। उसमें अगर देखा जाए बायोलॉजी क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स के रहेंगे, केमिस्ट्री क्वेश्चन रहेंगे, और उसमें इतने मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे कि अगर उसको पढ़कर चले जाते हैं वन लाइनर तो आपके क्वेश्चन उसके भी सही हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ बेटा हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं और आपका पेपर अच्छा हो, शुभकामनाएं देते हैं आपको, ठीक है। धन्यवाद बेटा।